हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टडी हमारे साथ चैनल की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो 10 अक्टूबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था उसकी 100 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि यूजीसी ने इस बार एग्ज़ामिनेशन हॉल में बच्चों को कितना परेशान किया और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, अगर आपने जेआरएफ लेना है, आपका सपना है जेआरएफ लेना, तो भाई सीरियसली स्टडी करनी पड़ेगी आपको। अगर आप कहें कि ऐसे हाफ माइंड से तैयारी करके चले जाएं तो मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है, इसको आप इतना लाइटली ले लो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से बनानी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि यूजीसी क्वेश्चंस कैसे पूछता है। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर काफ़ी इन डेप्थ पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो आप कर लो, साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबा लो, ताकि मैं जैसी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन उसी समय मिलता रहे। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है। आपको यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं पेड करने होंगे और इसका लिंक आपको मैं पिंड कमेंट में भी दे दूँगा, ताकि वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सको। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ गया है इस बार, तो आपको प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी होगी। थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से फ्रेम कर लो ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउटफुल लगता है, तो आपने एक ही काम करना है कि वीडियो का टाइम नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना, कॉमेंट कर देना नीचे, और उस कमेंट का आपको मैं आंसर ज़रूर करूँगा। आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ में लाइक और शेयर कर दिया करो, और एक नीचे अच्छा सा कमेंट जो हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, नीचे कमेंट ज़रूर कर दिया करो। आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं। तो चलिए फिर, समय बहुत प्रीशियस है, शुरू करते हैं। क्षेमेंद्र के समय मातृका के समाज में विभिन्न क्षेत्रों में से किसके साहसिक कार्यों का वर्णन मिलता है? तो दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन होंगे। क्षेमेंद्र कश्मीर के एक बहुत अच्छे कवि थे और हास्य व्यंग कवि थे। जैसे आपने देखा होगा कि अभी भी जितने हमारे राजनीतिक लोग हैं या फिर कुछ कवि हैं, वो व्यंग्यात्मक चीज़ों के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। ऐसे क्षेमेंद्र भी उस समय के एक अच्छे राइटर थे, अच्छे कवि थे। और क्षेमेंद्र का समयकाल था 1025 एडी से लेकर के 1087 एडी तक। ठीक है, आप इसका समयकाल जरूर याद रखना, क्योंकि उस समय जो कश्मीर के नरेश थे, एक थे अनंत और उसके बेटे थे कलश, उनके समयकाल के दौरान क्षेमेंद्र वहाँ पर थे। ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। कई बार यूजीसी ने इनके बुक्स के ऊपर क्वेश्चन हर बार लगभग पूछता है, तो इनकी बुक्स ज़रूर पढ़ के जाइए। एक तो इनकी ये इंपॉर्टेंट बुक है समय मातृका, ठीक है, जिसके बारे में अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरी है दशावतार चरित, याद रखना दशावतार चरित, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसका विषय वस्तु भी आपको पता होना चाहिए। तो समय मातृका ये बुक लिखी गई थी लगभग 1050 एडी के आसपास। ठीक है, इसमें उन्होंने एक कंकाली नाम की औरत है, याद रखना, कई बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंकाली नाम की औरत है जो तवाइफ थी उस समय, उसका करैक्टर प्ले किया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि समय मातृका बुक में उन्होंने केवल स्त्री के बारे में ही बताया है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक, विच बुक ऑफ द इंडियन लॉजिक इंट्रोड्यूसेस द न्यू न्याय सिस्टम इन द इंडियन फिलोसफी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कहूँगा, इतना आसान नहीं था ये वाला क्वेश्चन कर पाना। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, खंडन खंड खाद्य, और दूसरा है न्याय सिद्धार्जन, तीसरा है तत्व चिंतामणि, और चौथा ऑप्शन था पदार्थ चिंतामणि। ठीक, अब ये देखिए क्वेश्चन को यूजीसी ने बनाया कैसे है। ठीक है, इन जो भारतीय तर्कशास्त्र की पुस्तक है वो दर्शन के न्याय प्रणाली को प्रस्तुत करती है। कौन सी करती है? खंडन खंड खाद्य है, ये श्री हर्ष की रचना है। ठीक है, और श्री हर्ष वैदिक संस्कृत के राइटर थे और कन्नौज और गढ़वाल शासक जो थे उनके समयकाल के दौरान उनके दरबार में ये रहा करते थे श्री हर्ष। ठीक, इन्होंने लिखा था खंडन खंड खाद्य। और न्याय सिद्धार्जन इसकी रचना की थी नरसिंह ने, याद रखना, नरसिंह इसके राइटर हैं। और आगे बात करें हम तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना की थी गणेश उपाध्याय ने। कई बार इसके राइटर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। गणेश
उपाध्याय, ठीक है, याद रखना। और सबसे ज़्यादा टीके जो लिखे गए हैं वो इसी ग्रंथ पर लिखे गए हैं, तत्व चिंतामणि पर। तो यही एक ग्रंथ है जो भारतीय दर्शन में न्याय प्रणाली के बारे में बताता है, ठीक, तत्व चिंतामणि। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। आप मुझे क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पदार्थ चिंतामणि बुक जो है इसके राइटर कौन है। देखते हैं कौन सा बच्चा नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कर पाता है। पदार्थ चिंतामणि, आई रिपीट, पदार्थ चिंतामणि के राइटर कौन है, नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जिस बच्चे का आंसर सबसे अच्छा होगा उसको मैं लाइक भी करूँगा, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर देखना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अहिंसा और भक्ति भागवत परंपरा की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, बिल्कुल, जो भागवत परंपरा है इसके प्रतिपादक हैं भगवान कृष्ण जी। और अहिंसा और भक्ति, यहाँ पर कन्फ्यूज़ जरूर करेंगे आपको कि अहिंसा तो भाई वहाँ पर तो इतने बड़े युद्ध हुए थे, महाभारत जैसा युद्ध हो चुका है, तो यहाँ पर अहिंसा शब्द को हम कैसे कोट कर सकते हैं कि ये उसके मुख्य विशेषताओं में से एक है। तो आपने याद रखना है कि भागवत परंपरा की अहिंसा और भक्ति जो दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जहाँ पर हमने सही स्टेटमेंट ही देखनी है। दूसरी स्टेटमेंट है कि महाभारत ये स्थापित करता है कि कृष्ण और विष्णु वास्तव में एक हैं। बिल्कुल, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं उनमें से एक भगवान कृष्ण भी आते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बौद्ध धर्म का थेरावाद बुद्ध को पूजे जाने वाले ईश्वर के रूप में मान्यता देता है। देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है, जो बौद्ध धर्म का थेरावाद है ये महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में मान्यता नहीं देता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ठीक है। धम्मपद यह बताता है कि भिक्षु को बौद्ध विहार में अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। देखिए धम्मपद जो है वो भिक्षुकों के रहन सहन, जीवन यापन करने के बारे में नहीं बताता है। धम्मपद जो है ये आत्मा, निर्वाण, पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक जैसी चीज़ें हैं उसके बारे में बताता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक। ई स्टेटमेंट कहती है कि धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि धर्म चक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था। तो तीन स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ए, बी और ई। ए, बी और ई यहाँ पर है ऑप्शन 3 में, ठीक। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू साहित्य परंपरा में कौन से ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के समुच्चय का निर्माण करते हैं। ऑप्शंस हैं ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद या फिर कल्पसूत्र। देखिए जो प्रस्थान त्रयी, देखो 3 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको प्रस्थान त्रयी का नाम दिया जाता है। उसमें आते हैं श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ठीक है। जब भी कभी प्रस्थान त्रयी का नाम आ जाए, यहाँ पर त्रयी आ जाए, मतलब कि 3 ग्रंथों के बारे में बात की गई है। एक की गई है भगवत गीता के बारे में, ब्रह्मसूत्र के बारे में और उपनिषदों के बारे में। यहाँ पर 2 दे रखे हैं, जैसे उपनिषद हैं और ब्रह्मसूत्र हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर सी और डी, ऑप्शन 3, ठीक है। देखिए जो उपनिषद होते हैं ये श्रुति प्रस्थान होते हैं और भगवत गीता जो है ये स्मृति प्रस्थान होती है और ब्रह्मसूत्र जो है ये न्याय प्रस्थान इसको माना जाता है। तो यहाँ पर केवल 2 दे रखे हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर सी और डी, ऑप्शन 3, ठीक। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन पढ़ लेते हैं कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल और मध्य काल को मुस्लिम काल के रूप में चित्रित किया था, ठीक। कारण कहता है कि उसने आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं माना है। तो जेम्स मिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जेम्स मिल का समयकाल था 773 से लेकर के 1836 तक, ठीक है। और ये स्कॉटलैंड के इतिहासकार थे और इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, ठीक है, याद रखना। ये वाली स्टेटमेंट कथन ये है ना जो बिल्कुल सही है। इन्होंने कौन से 3 कालों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में, ठीक है, याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण क्या कहता है कि उसने आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं माना। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि उसने आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं माना था। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि क्या ये इसका स्पष्टीकरण भी करता है। तो मैं हमेशा से एक ट्रिक आपको यूज़ करने को कहता हूँ क्योंकि 90% केसेस पे वो ट्रिक आपको काम कर जाती है ऐसे क्वेश्चन पे। जब ये पता चल जाए, ठीक है, कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में आपने क्योंकि लगा लेना, फिर से पढ़ना। जैसे यहाँ पर देखो
कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल और मध्यकाल को मुस्लिम काल के रूप में चित्रित किया है क्योंकि उसने आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं माना। यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है, क्योंकि आधुनिक काल को ईसाई ना मानना कहीं भी ये स्पष्टीकरण नहीं करता है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को प्राचीन काल और हिंदू काल में बांटा। कहीं भी नहीं मानता ना यहाँ, क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होती है, तो ये स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक, तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब 2। ठीक है, चलिए ऐसे प्रैक्टिस जरूर करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां अशोक के लिए प्रयुक्त होती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को समझने में गलती की। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ठहराव से समझिए, एक्चुअल क्वेश्चन का इसेंस क्या है। जब तक हम क्वेश्चन के इसेंस को नहीं पकड़ेंगे तो गलती हमारे से होगी। इस क्वेश्चन को लेके बच्चों ने कंप्लेंट भी की कि सर ये क्वेश्चन को ड्रॉप करना चाहिए, नेट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी उपाधियाँ अशोक के लिए प्रयुक्त होती थी। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स ऑफन यूज्ड, यहाँ पर ऑफन देखो, यूज टू रेफर अशोका। ठीक है, देवनाम प्रिय, चक्रवर्ती, आर्यपुत्र, महेशमता या फिर देवपुत्रा। क्योंकि ये सारे टाइटल्स अशोक के हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टाइटल है जो अक्सर यूज़ होता था। ऑफन मतलब हर समय उसको यूज़ करते थे, लेकिन कुछ ऐसे टाइटल थे जो केवल ख़ास मौक़ों पर ही यूज़ होते थे अशोक के। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। जो ख़ास मौक़ों पर होते थे, एक तो देवनाम प्रिय उसका ख़ास टाइटल था अशोक का। ठीक है, और दूसरा था आर्यपुत्र, ये भी ख़ास मौक़ों पर ही उसका टाइटल यूज़ होता था। और देवपुत्र भी उसको ख़ास मौक़ों पर, जब वह यज्ञ वगैरह करते थे उस समय उसके लिए यूज़ होता था। ठीक है, जब हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे, जब हम उनके पूरे अच्छे से एनालाइज़ करेंगे अशोक के पूरे टाइम पीरियड को, उसके पूरे कार्यकाल को जब देखेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी। लेकिन अक्सर हर मौक़ों पर, हर समारोह में, आम बोलचाल की भाषा में ऑफन जो यूज़ होने वाली उसकी उपाधियाँ थी, एक थी चक्रवर्ती और दूसरी थी महासुमति। ये 2 ऐसी उपाधियाँ थी जो अक्सर उसकी यूज़ होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए बी और डी। तो बी और डी यहाँ पर ऑप्शन 3 में। मुझे लगता है कि ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 statements are given below. Statement 1 is the Harappans did not believe in animism. हड़प्पावासी जीवात्मवाद में विश्वास नहीं करते थे। ठीक, दूसरी स्टेटमेंट है कि नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट एनी हड़प्पन साइट। तो किसी भी हड़प्पा स्थल से किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि देखिए, हड़प्पावासी जीवात्मवाद में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि हड़प्पा वासियों की जितनी भी कब्रें हमें मिली हैं, तो उन कब्रों में जैसे ही उन्होंने किसी शव को दफनाया है, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह उन्होंने रखे हैं, या फिर उनके साथ जो उनका पालतू पशु था, डॉग था, उसको भी उन्होंने दफनाया था, उसके भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो वो जीवात्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक, किसी भी हड़प्पा स्थल से किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कहीं से भी हमें कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर होगा ऑप्शन 4 डी। ठीक है, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से फरवरी 1943 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किन भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शंस हैं MS एनी, ऑप्शन बी है NR जायकर, ऑप्शन सी HP मोदी, तेज बहादुर सप्रू या फिर सुचेता कृपलानी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा है। जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें से किन भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था? 17 फरवरी, याद रखिएगा 17 फरवरी 1943 को क्विट इंडिया मूवमेंट होती है। उस दौरान MS एनी और NR जायकर और HP मोदी, ये तीनों ऐसे सदस्य थे कार्यकारिणी परिषद के जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक, और कई बार यूजीसी इनके
और भी आगे एडवांस पूछ सकता है। जैसे ये जो NR जैकर थे, ये कार्यकारी परिषद में कौन सी पोजीशन पर थे? ये थे कॉमर्स मिनिस्टर, ठीक है, याद रखना कॉमर्स मिनिस्टर थे। और HP मोदी जो थे ये सप्लाई मिनिस्ट्री संभाल रहे थे उस टाइम, ठीक है, याद रखना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और तेज बहादुर सप्रू बहुत इंपॉर्टेंट थे ये भी, ये लॉ मिनिस्टर थे उस समय, ठीक है, इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, याद रखना, तेज बहादुर सप्रू ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। और 1943 में वाइसराय कौन थे? वाइसराय थे लॉर्ड लिनथगो, ठीक है, याद रखना। इनका समयकाल था 1936 से लेकर 1943 तक, ठीक, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल 3 थे भारतीय, A, B और C। A, B, C यहाँ पर है ऑप्शन 2 में, ठीक। गुप्त साम्राज्य में ग्राम स्तर पर बहुत ही विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, और नीचे दिए गए निकायों में से उस काल के शिलालेखों पर वर्णित निकाय कौन से हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा है। देखिए, ये जितने भी निकाय हैं ये सारे के सारे गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो बिल्कुल लोअर लेवल की होती थी उसके हैं। घटिका है, पंचमंडली है, अष्टकुल अधिकरण है, सभा मंडल है या फिर त्रिमंडली है, ठीक है, ये सारे के सारे निकाय हैं। लेकिन कुछ ऐसे निकाय हैं जिनके बारे में हमें उनके शिलालेखों पर मेंशन किया हुआ मिलता है। तो वो निकाय पता कौन से हैं? एक तो है पंचमंडली और दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, अष्टकुल अधिकरण, ठीक है। कौन से हैं? एक तो है पंचमंडली, दूसरा अष्टकुल अधिकरण। ये दोनों निकाय ऐसे हैं जो दोनों के दोनों निकायों के बारे में हमें उनके शिलालेखों पर वर्णन किया हुआ मिलता है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए बी और सी। बी और सी यहाँ पर ऑप्शन 4 में, ठीक है। तो आंसर इज द 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही को अंडरलाइन कर लो, सही जरूर, जैसे ही कोई सही आए, सही नहीं है इसको अंडरलाइन जरूर कर लिया करो, क्योंकि यहाँ से गलती होने की संभावना हो जाती है। अंडरलाइन करने से हेल्प ये होती है कि हमें ये दिमाग में फोकस रहता है कि स्टेटमेंट में क्या हमने सही लिखना है या गलत लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो सही कथन है वो हमने चूज़ करना है। स्टेटमेंट ये कहती है कि यौगिक क्रियाएं जिसमें श्वास पर नियंत्रण का उद्देश्य हो प्राणायाम कहलाता है, ठीक है। जब हम श्वास पर अपना नियंत्रण रखते हैं तो ये क्रिया जो कहती है, इस क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कहता है कि नागार्जुन का मानना है कि प्राकृतिक द्रव्य का रूपांतरण औषधि एवं समाधि के प्रयोग द्वारा होता है। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। और योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि सिद्धि जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मैग्थनीज का मानना है कि कुछ प्रकार की औषधियों का प्रयोग तपस्वी संप्रदाय द्वारा किया जाता था। बहुत बार ये लिखा हुआ हमें मिलेगा जब हम इतिहास पढ़ रहे होते हैं। मैग्थनीज की ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ई स्टेटमेंट कहती है कि सुश्रुत खगोल शास्त्र से संबंधित थे। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि जो सुश्रुत थे ये सबसे पहले तो प्राचीन भारत के एक महान चिकित्सा शास्त्री थे, ना कि ये खगोल शास्त्र से संबंधित थे। और शल्य चिकित्सा के ऊपर इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी बुक्स भी आई हैं जिसमें इन्होंने सुश्रुत संहिता एक लिखी है, ठीक है। याद रखना, सुश्रुत संहिता के जो संपादक हैं वो सुश्रुत हैं और इनको चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। आज से लगभग 250 साल पहले की बात है कि इन्होंने उस समय प्लास्टिक सर्जरी कर डाली थी, ठीक है। सुश्रुत इतने ज़्यादा फेमस थे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और यहाँ पर केवल 4 स्टेटमेंट सही हैं, A, B, C और D। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन सिनेमेटोग्राफी कमेटी 1927 एंड 1928? ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेबस से उन्होंने बाहर पूछा था यूजीसी ने, लेकिन हमें इन चीज़ों को भी पढ़ के जाना होगा क्योंकि यूजीसी कहाँ से क्वेश्चन ले ले तो ये कुछ कहना बहुत मुश्किल है। 1927 में भारतीय चलचित्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, ये किया गया था टी रंगाचार्य को। ये मद्रास के रहने वाले थे और ये लॉयर थे, क्योंकि इनकी काफ़ी अच्छे फेमस थे, जिस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पर अपॉइंट किया था 1927 में भारतीय चलचित्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर फिर से हमने सही कथन देखना है। महापाषाण स्थल वितरण और विनय के केंद्र थे। जो महापाषाण काल के स्थल थे ये वितरण और विनय के केंद्र थे। दिस स्टेटमेंट सही है। और कई महापाषाण स्थल महत्वपूर्ण मार्गों पर अवस्थित थे। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। और पांडिचेरी के निकट आर्कमेंडू जैसे पत्तन महापाषाण के कार्यकलापों द्वारा हिंटरलैंड से जुड़े हुए थे।
यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। और आर्किमेडू के उत्खनन में शीशों और बर्तन भांडे के रूप में रोम की वस्तुओं की श्रृंखला प्रकाशित हुई थी। यस, ये भी रिसेंटली पता चला था और ये स्टेटमेंट भी सही है। और एम्फोरा रोम के शासकों के बड़े सिक्के थे। नहीं, ये ई स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। जो एम्फोरा है ये रोम के शासकों के बड़े सिक्के नहीं थे। एम्फोरा एक प्रकार का बर्तन होता है जिसका प्राचीन काल में शराब और सुगंधित तेल वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था, उसको एम्फोरा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रोम के शासकों के ये बड़े सिक्के नहीं थे। दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ए, बी और सी और डी। तो आंसर होगा ऑप्शन 3। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 1 में राइटर्स हैं और सूची 2 में उनके द्वारा जो लिखी गई बुक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने मिलाना है। देखिए, यूजीसी का ये फेवरेट सेक्शन है। यहाँ से यूजीसी बार बार क्वेश्चन बनाता है। हर बार 3 से 4 क्वेश्चन बुक्स और राइटर्स के ऊपर ही आते हैं। इसीलिए हमने यूजीसी नेट हिस्ट्री में जितने भी आज तक बुक्स और राइटर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को हमने कंपाइल करके एक ही वीडियो में हमने बनाया है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर उसको चेक करिए, उसको ज़रूर एक बार पढ़िए आपको, ताकि आइडिया हो जाए कि यूजीसी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ मान के चलो, यहाँ ऑप्शन बी है बर्नी। बर्नी की काफ़ी सारी बुक्स हैं, लगभग 4 से 5 बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप उनको एक बार पढ़िए। ऐसे हर एक राइटर्स की 3-3, 4-4 बुक्स आप पढ़ के जाइए, नोट करके जाइए। अब तो यूजीसी उनके विषय वस्तु के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्होंने ये बुक कौन से फैक्ट के ऊपर लिखी, कौन सा ऐसा उनका विषय वस्तु था, उसका सेंट्रल आइडिया क्या था। तो वो भी थोड़ा सा इन डेप्थ जा रहे हैं, तो थोड़ा इन डेप्थ पढ़ के चलिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। यदि मान लीजिए बर्नी की 4-5 बुक्स आपको आती हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक बुक तो उनकी होगी। आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे वहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा, ये गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, तो मुझे सिर्फ एक ही पता था, बर्नी की एक ही बुक पता थी कि बर्नी ने सना-ए मोहम्मदी लिखी है। तो मैंने जब इसको मिलाया ना, तो बर्नी की सना-ए मोहम्मदी है। तो यहाँ पर मेरे कम से कम एक ऑप्शन को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बी में 4 नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप भी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, तब ये हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि हुसैन अली शाह फुरशी की जो बुक है, जो उन्होंने बुक लिखी थी, वो लिखी थी निवस्त नामा-ई शहरवारी। ठीक है, और बर्नी की तो मैंने आपको बता ही दी। और मुस्तैद खान ने जो बुक लिखी थी, वो लिखी थी मासरी आलमगीरी। ठीक है, और मिर्जा नाथन की बुक है बहरिस्तान। तो यहाँ पर हम ए का 2, बी का 4, सी का 1, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, यूजीसी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, और करना भी चाहिए था, क्योंकि इसकी एक्चुअल में क्रोनोलॉजी सही में कोई भी पता नहीं चलती। क्योंकि एंट्रेंस ऑफ द दरगाह ऑफ बाबा बंदा निवाज, जो मोहम्मद बिन यूसुफ अल हुसैनी इनका जो बेसिक नाम था, और इनकी जो दरगाह है इसके बारे में, एक्चुअल समय काल के बारे में पता नहीं चलता है। तो इनको बंदा नवाज गेसुदराज भी कहा जाता था, और इनका समय काल था 1321 ईस्वी से लेकर के 1422 ईस्वी तक। ठीक है, लगभग 101 साल के ये होकर संसार से गए थे, ये सूफी संत थे। ठीक है, और ऑप्शन बी है इब्राहिम रोज़ा। ये आदिल शाह द्वितीय ने बनवाया था, अपनी रानी जो राज सुल्ताना थी उसकी याद में। ये भी कहा जाता है कि 15वीं और 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक्चुअल में इसकी डेट, एग्जैक्ट डेट इसके बारे में पता नहीं है। और चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये 1591 में बनाया गया था, 1591 में। और मेहतार महल बीजापुर कर्नाटका में स्थित है, और इब्राहिम आदिल शाह ने बनाया था लगभग 1620 ईस्वी के आसपास। और गोल गुंबज भी इब्राहिम आदिल शाह ने ही बनवाया था 1620 के आसपास। तो इसकी एक्चुअल में क्रोनोलॉजी कहीं भी ऑप्शंस में नहीं मिलती है, तो ये क्वेश्चन कर दिया था यूजीसी ने ड्रॉप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डिड नॉट अकम्पनी महात्मा गांधी व्हेन ही वेंट टू चंपारण इन 1917। तो इनमें से कौन 1917 में महात्मा गांधी जी के साथ चंपारण नहीं गया था। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था उस समय बाबू राजेंद्र प्रसाद गए थे साथ में, और मजहर उल हक ये भी गए थे, और जे बी कृपलानी भी उनके साथ थे। जो उनके साथ नहीं थे वो थे एनी बेसेंट, ये उनके साथ नहीं गए थे। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। और उनके साथ एक और लोग गए थे, उनका नाम था डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह।
ठीक है, नारायण सिंह, याद रखिएगा। तो यहाँ पर है आंसर 4। चलिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। और सबसे पहले जो घटना घटित हुई है उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। श्रमिक ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ था, द काकोरी ट्रेन रॉबरी कमिटेड, जलियांवाला बाग मास्क्रेस, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, द हंटर कमेटी रिपोर्ट्स पब्लिश्ड। देखिए, सारी की सारी इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एक इवेंट को अच्छे से पढ़ के जाओ। देखो, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट जब पास हुआ था, ये हुआ था 1926 में, ठीक है, 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पास होता है। और जो काकोरी डकैती हुई थी, ये हुई थी लखनऊ के आसपास, ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को, ठीक। और जलियांवाला बाग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबको पता है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग जगह पर ये मास्क्रेस हुआ था। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था जनवरी 1923 को, ठीक है। और ये किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और CR दास, याद रखना, उन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। और हंटर कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1920 में। अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगा के देखेंगे तो आंसर होगा, सबसे पहले आएगा CEDBA। तो ये है ऑप्शन 2 में, ठीक है। तो 2 यहाँ पर इसका आंसर सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उपयुक्त उपवास शब्दावली निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करती है? देखिए, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, आपको पता है कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी था और उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। एक चीज़ याद रखना, जो अर्थशास्त्र है यह एक पॉलिटिकल ग्रंथ है, ठीक है, जो राजनीति के बारे में जानकारी देता है कि राजा को कैसे काम करना चाहिए, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक वर्ड यूज़ होता है उपवास। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका मतलब है काश्तकार, टीनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन C। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने अपनी अपूर्ण जीवनी के 10 अध्याय लिखे थे और वे इसके लिए एन इंडियन पिलग्रिम नामक शीर्षक देना चाहते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैप्टन मोहन सिंह, अरबिंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस या फिर सत्यमूर्ति? आप खुद से आंसर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस हमारे आंसर्स होते हैं वह सारे बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद हम लोग आपको लेके आते हैं, ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक ना रहे, ताकि आपको अच्छे से पूरा कंटेंट मिल जाए। आप बहुत अच्छे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, कर दिया करो, लगातार करते रहा करो, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे हमें भी उतनी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक। और ये वाला जो टाइटल था एन इंडियन पिलग्रिम, ये देना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अपनी उन्होंने एक जीवनी लिखी थी और उनकी जीवनी का नाम था द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी द इंडियन स्ट्रगल, उसमें वो इंडियन पिलग्रिम नाम देना चाहते थे। और उनकी कुछ और बुक्स हैं, एक याद रखना आज़ाद हिंद उनकी एक बुक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी है दिल्ली चलो, ठीक है, याद रखना। ये 2-3 बुक्स हैं, आप इनको पढ़ के जाइएगा, ताकि UGC कभी भी ऐसा क्वेश्चन बना ले तो आप उसको कर पाएँ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन C। तो हाथी गुम्फा शिलालेख निम्नलिखित कारणों से जाना जाता है। हमने यहाँ पर बताना है कि हाथी गुम्फा शिलालेख में कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके कारण हाथी गुम्फा जो शिलालेख है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं बौद्ध स्तूप, जैन मूर्ति, राजा खारवेल या फिर बौद्ध विहार या फिर अग्रहार, ठीक। देखिए, जो हाथी गुम्फा शिलालेख है इसको बनवाया था कलिंग राजा जो खारवेल थे, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा। इसमें जो भाषा यूज़ की गई है वो है प्राकृत भाषा। और जो राजा खारवेल थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ये मान के चलो यहाँ पर जिन मूर्ति वहाँ पर मिलेगी आपको, और ऑप्शन C है राजा खारवेल। 2 यहाँ पर ऑप्शन सही हैं, तो आंसर होना चाहिए B और C। तो B और C यहाँ पर ऑप्शन 2 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू होम डिड ज्योतिबा फुले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी? बहुत अच्छा क्वेश्चन UGC ने पूछा था और बहुत सारे बच्चों का गलत भी हो गया था। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसको समर्पित की थी? ठीक है,
तो इसका सही उत्तर है ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अच्छे लोगों के लिए उन्होंने इसको डेडिकेट किया था। तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन डी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। हमने देखना है कि कौन सी इवेंट पहले हुई थी और कौन सी इवेंट उसके बाद हुई थी। ट्रेटी ऑफ सूरत, कन्वेंशन ऑफ वडगाम, ट्रेटी ऑफ मैंगलोर, ट्रेटी ऑफ पुरंदर या फिर ट्रेटी ऑफ सालाबाई। ये सारी संधियाँ इंपॉर्टेंट हैं, इनसे यूजीसी ने बहुत बार क्वेश्चन बनाए हैं। एक एक संधि को उठाओ, अच्छे से पढ़ो, कौन सी संधि किसके साथ हुई थी, कब हुई थी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौन से युद्ध के कारण हुई थी, और उसके बाद का जो क्या क्या घटनाएं घटी हैं वो भी आप नोट करिए। थोड़ा सा फोकस करके रखिए इन चीज़ों पर, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि हर बार आते हैं। यहाँ पर देखिए सूरत की संधि ये हुई थी 6 मार्च 1775 ईस्वी को, ठीक है, 1775 ईस्वी को सूरत की संधि होती है और ये होती है रघुनाथ राव और ब्रिटिशर के बीच में। और आगे बात करें हम बडगाम कन्वेंशन की, ये होती है 13 जनवरी 1779 को, ठीक है, इनकी डेट्स भी याद रखना 1779 को। और मंगलोर की संधि होती है 17 मार्च 1784 को, ठीक है, 17 मार्च 1784 को, ठीक है। और ट्रेटी ऑफ पुरंदर ये होती है 11 जून 1665 को, 1665 को। और ट्रेटी ऑफ सालाबाई की संधि होती है 17 मई 1782 को, ठीक है, याद रखिएगा इनकी डेट्स आप ज़रूर याद रखना। और जिस कारण इसकी क्रोनोलॉजी कई बार थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले आएगा ए, फिर डी, फिर बी, फिर ई और सी। ए, डी, बी, ई और सी, आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। इनकी डेट्स ज़रूर याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि यूजीसी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि जिस भी राइटर्स की कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको आप ज़रूर नोट करिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन यूजीसी उठा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 1872 में किसने कहा था मेरे विचार से इंग्लैंड के भारत से चले जाने और उसके स्वयं के हाल पर छोड़ देने से बड़ा संकट भारत के लिए कुछ और नहीं होगा। ये स्टेटमेंट किसकी है? देखिए ये स्टेटमेंट है दादा भाई नौरोजी की, ठीक है, याद रखना दादा भाई नौरोजी ने ये कहा था। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। आप यूजीसी एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं ना, तो कई बार होता है कि दिमाग में डीमोटिवेशन ज़रूर आता है। हमारे भी आता था जब मैंने यूजीसी क्वालिफाई किया था। डीमोटिवेशन आने के कई कारण होते हैं। एक कारण तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है कि हम जब भी कभी एग्ज़ाम में इसमें जाते हैं तो पहले ही प्रयास में हम कोशिश ये करते हैं कि पहले प्रयास में हम जा कर के देखें कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, एग्ज़ाम हॉल में क्या प्रेशर होता है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है, किस प्रकार हम उसको अटैम्प्ट करेंगे। सिर्फ ये चीज़ें चेक करने के लिए जब हम जाते हैं ना, तो ये पहला प्रयास हमारा निश्चित होता है कि हम इसमें विफल ही होंगे, कोई इसमें रिज़ल्ट तो अच्छा आएगा नहीं। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये बात तो अच्छी है कि आपको पहले प्रयास में कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, लेकिन जब आप उस प्रयास में विफल हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दिमाग पे ये चीज़ हमेशा रहती है कि हमारे साथ एक फेलियर अटैम्प्ट जुड़ गया है, ठीक है। ये वाला फेलियर अटैम्प्ट यदि आपके दिमाग में साथ साथ चल रहा है तो नेक्स्ट अटैम्प्ट को भी प्रभावित करेगा। इज़ इट क्लियर? अगर ये नेक्स्ट अटैम्प्ट को प्रभावित करेगा तो उसके बाद आपकी प्रोग्रेस, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी नीचे की तरफ ही जाएगी। आपने इस प्रेशर को रिलीज़ करना है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि ये जो अटैम्प्ट आप देने वाले हैं ये आपका फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद आपने और कोई अटैम्प्ट नहीं देना है, ठीक। इज़ इट क्लियर? आप अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, मोटिवेशन हमेशा से बना के रखिए और मोटिवेशन हमेशा आएगी आपके निरंतर प्रयास से और लगातार प्रैक्टिस से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल आर्मी INA के बारे में कौन से कथन यहाँ पर सही है? सही कथन हमने देखने हैं। INA के आधारभूत रूप को संगठित करने का श्रेय रासबिहारी बोस को दिया जाता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। और कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, बिल्कुल सही है। और सुभाष चंद्र बोस ने INA को पुनर्गठित किया था। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार, स्वतंत्र भारत के लिए अस्थायी सरकार का गठन किया था। ये कथन भी सही है। और भारत की ब्रिटिश सरकार ने पकड़े गए INA सिपाहियों पर सम्राट के विरुद्ध
युद्ध छेड़ने पर मुकदमा चलाया था। तो सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, ABCDE। ठीक है, सभी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन और कारण के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं। यदि आपको स्टेटमेंट्स पता है तो फिर तो आसानी से हो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को उसका कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये कहता है कि चौरी चौरा घटना 1920 के वर्ष में विचारित स्वराज्य प्राप्ति के विलंब के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कहा जाता है कि जो चौरी चौरा घटना है, चौरी चौरा घटना के कारण जो स्वराज प्राप्त करने में जो देरी हुई थी वो इसी कारण हुई थी, क्योंकि उस समय एक मूव बन गया था कि जितनी जल्दी हो सके हम ब्रिटिशर को भारत से निकाल देंगे। लेकिन जब चौरी चौरा घटना होती है उस समय जो आंदोलन है उसको वापस लेना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक कारण तो था। अभिकथन यहाँ पर सही है। तर्क कहता है कि स्वराज का विचार स्पष्टता प्रभावित नहीं था, जैसा कि बहुत सारे समकालीनों द्वारा इसका दावा भी किया जाता है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्वराज था उस समय बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, कम्युनिकेशन गैप तो था। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और आर्य की सही व्याख्या भी यहाँ करता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर फेस्ड मोहम्मद ऑफ गजनी। देखिए कश्मीर के किस शासक ने महमूद गजनी का सामना किया था। तो कश्मीर पर जो शासक थे जिसने उस समय मोहम्मद गजनी का सामना किया था वो किया था संग्राम राज ने। ठीक है, और ये 12वां इन्वेशन था, 12th अटैम्प्ट था मोहम्मद गजनी का, क्योंकि टोटल इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया है और 17 बार लूटा है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 1015 ईस्वी में भीमपाल के विरुद्ध इन्वेजन किया था और संग्राम राज ने इनको डिफीट किया था। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। वाई इज़ अशोका 30th रॉक एडिक्ट कंसिडर द सिग्निफिकेंट फॉर द इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में अशोक के 13वें शिलालेख में क्या महत्वपूर्ण माना जाता है, धम्म दिशा को लेकर क्या महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, इस बार यूजीसी ने अशोक के शिलालेखों के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। तो थोड़ा सा फोकस करके जाइएगा, इनके शिलालेख पढ़ के जाइए, जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट हैं सारे के सारे। तो जो 13वां शिलालेख था इसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, देखिए अशोक का जो 13वां शिलालेख था ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लिखा गया था, 8th वर्ष चल रहा था उसका। ठीक है, जब इस शिलालेख को लिखा गया था, और इस शिलालेख को लिखने का जो मेन कारण था वो था कलिंग विजय का उल्लेख इसमें आपको मिलता है, और सीमावर्ती राज्य और 5 यूनानी राज्यों का उल्लेख आपको इसमें मिलेगा। तो आंसर इज सी। चलिए, फॉर नियरली 6 मंथ भगत सिंह रीड ऑफ हिंदू जर्नल प्रताप अंडर द विच पेन नेम। तो भगत सिंह ने लगभग 6 माह तक किस छंदम नाम के प्रताप नामक हिंदी पत्रिका में लिखा था। तो आपको मैं बता दूं कि अपने शुरू के समय काल में भगत सिंह एक जर्नलिस्ट भी थे। ठीक है, उन्होंने प्रताप नामक एक पत्रिका थी जिसमें जर्नलिज्म भी किया था, और उनका जो टाइटल था, जो नेम वहाँ पर वो यूज़ करते थे वो था बलवंत। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर सी। और बलवंत के अलावा वो एक नाम और यूज़ करते थे, वो करते थे अर्जुन। ठीक है, अर्जुन सिंह ये नाम भी उन्होंने यूज़ किया था। कई बार यदि अर्जुन सिंह आज लिखा हुआ तो वो भी आप नोट करिएगा, वो भगत सिंह का नाम था, और बलवंत भी उन्होंने यूज़ किया था। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर हमने सही कथन देखना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। और मुंशी प्रेमचंद ने रोज़ ए वतन नामक पुस्तक लिखी थी। नोट करिएगा भाई, ये बुक उनकी द्वारा ही लिखी गई थी, काफ़ी अच्छी बुक है। और उपन्यास जो था जलवा ए इसार में विवेकानंद ने कृतियों पर आधारित अपना प्रमुख पात्र हीरो घड़ा था। यस, तो ये वाला जो उपन्यास है ना, जो विवेकानंद जी का है, इसको भी नोट रखिए, ये भी सही है। और जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार के समय पर बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हो रहा था।
और गदर आंदोलन 1913 में न्यूयॉर्क में प्रारंभ हुआ, नहीं, यहाँ पर ये जो गलत है, ये जगह गलत है। गदर आंदोलन सोहन सिंह भकना के द्वारा शुरू किया गया था। ये अमेरिका और कनाडा दोनों जगह से इकट्ठा हुआ था, लेकिन इसका जो मेन हेडक्वार्टर था वो था सैन फ्रांसिस्को, और न्यूयॉर्क यहाँ पर नहीं था। तो आंसर ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। केवल 4 स्टेटमेंट सही हैं, ए, बी, सी और डी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है? यहाँ पर हमने जो एक्ट आया था 1935 वाला, उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से फैक्ट यहाँ पर उसमें दिए गए थे, ये देखना है। स्टेटमेंट ये कहती है कि एक अखिल भारतीय संघ हेतु प्रावधान था उसमें, हाँ ये बिल्कुल सही है। और रक्षा उपायों वाले उत्तरदायी शासन हेतु प्रावधान था, यस ये भी सही है। और सांप्रदायिक और अन्य समूह के पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था, यस ये एक अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान उसमें था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और एक संघीय न्यायालय हेतु प्रावधान था, हाँ ये भी सही है। और प्रांतीय स्वायत्तता हेतु प्रावधान था, यस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। और ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई, हाँ यस यहाँ पर है ऑप्शन 3। चलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, और इसको नोट करिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले शुरू करके हम देखना है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था। ठीक है, देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको सबसे पहले रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, याद रखना, इसकी डेट जरूर याद रखना, 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, और मुग़ल बादशाह अकबर की मृत्यु कब होती है? ये होती है 27 अक्टूबर 1605 को। ठीक, और गोवा पर पुर्तगालियों का हमला होता है 1510 में। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इस पे आक्रमण करते हैं, और बीजापुर और आदिल शाह पर आक्रमण करके वह गोवा पर अपना कब्जा कर लेते हैं 1510 ईस्वी में। ठीक, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में, याद रखना। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 20 मार्च 1602 ईस्वी को। ठीक है, 1602 ईस्वी को। इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखेंगे तो सबसे पहले आएगा सी, फिर ए, ई, बी और डी। सी, ए, ई, बी, डी, ये होगा ऑप्शन 2 में। ठीक है, चलिए नेम द सेंट हु कंपोज खड़ी बोली मुक्तास। उस संत का हमने नाम बताना है जिसने खड़ी बोली मृतकों की रचना की थी, तो ये की थी ऑप्शन बी, दादू दयाल ने। ठीक है, आंसर इज बी। चलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यूजीसी ने। क्वेश्चन यूजीसी बहुत अच्छे बना रहा है इस बार। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूची 1 में भगवती सूत्र, वरुण मुक्त, सभा पर्व या फिर शांति पर्व हैं, और इनमें क्या क्या वर्णन आपको मिलेगा इनके बारे में हमें पूछा गया है। तो भगवती सूत्र जो है इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन आपको मिलता है। ठीक है, और वरुण सूक्त जो है ये सुनेशेप की कहानी है, और सभा पर्व जो है, सभा पर्व प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन आपको मिलता है। और शांति पर्व, ठीक है, इसमें आपको राजधर्म का वर्णन मिलता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखिए, ए का होगा 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, और सी का 3, डी का 4। तो ये है ऑप्शन 1 में। ठीक है, तो एक आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, सूचियों के साथ हमने मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ। ठीक है, चलिए मिलाइए मेरे साथ। सूची 1 में है बासीन की संधि। देखिए जो बासीन की संधि हुई थी, ये हुई थी 1802 ईस्वी में। ठीक है, और बेलोर गदर जो हुआ था, ये हुआ था 1806 ईस्वी में। नाना फडणवीस की मृत्यु हुई थी, नाना फडणवीस की मृत्यु हुई थी 1800 ईस्वी में। ठीक है, और रंजीत सिंह का लाहौर पर कब्जा हुआ था 1799 ईस्वी में। ठीक, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखिए, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था, प्रैक्टिस से ये हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित मधुर वाच निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? तो मधुर वाचा मेंशन्ड इन ऋग्वेदा रेफर्स टू वन हु परफॉर्म सैक्रिफाइस,
वन हु डजंट परफॉर्म सेक्रीफाइस, या वन हु वर्शिप नेचर, या फिर वन हु वर्शिप स्टोन्स। देखिए इसका मेन काम होता है जो सेक्रीफाइस नहीं करता है, ठीक है, जो बलि नहीं देता है, उसको कहा जाता है मधुरवाच। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमने सही कथन देखना है। कलहण की राजतरंगिणी में पश्चिमी भारत के शासकों के इतिहास का वर्णन मिलता है। नहीं भी, कलहण की जो राजतरंगिणी है उसमें हमें पश्चिमी भारत के शासकों का इतिहास का वर्णन नहीं मिलता, वो हमें कश्मीर के शासकों का मिलता है। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और राजेंद्र चोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है। चोल वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थे वो राजेंद्र चोल ही थे। अलवार दक्षिण भारत के शैव संत थे, अलवार दक्षिण भारत के शैव संत नहीं थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और नाथमुनि वैष्णव परंपरा के महान शिक्षक थे, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। और व्यास ने महाभारत लिखने से पूर्व भगवत गीता लिखा था, नहीं भगवत गीता उन्होंने साथ साथ ही लिखा था। ठीक है, तो केवल दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, बी और डी। ठीक है, और बी है, बी और डी यहाँ पर ऑप्शन 4 में, तो 4 इसका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी को निम्नलिखित के बदले मशरूत नियुक्त किए गए थे, ठीक है, उसको क्या कहते थे? देखिए जो मनसबदार थे उनको मशरूत, कंडीशनल रैंक के बदले उनको मशरूत नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शिमला एग्रीमेंट, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह, कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन और संवैधानिक सभा हेतु चुनाव संपन्न कब हुए थे। जो सभी इवेंट्स हैं देखना है कौन कौन से ईयर्स के साथ ये संबंधित हैं। ठीक है, आप मेरे साथ ही मिलाते जाइए, तो खुद से भी आप एक प्रैक्टिस कीजिए। जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं ना, थोड़ा वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद खुद से अटैम्प्ट करो, आपको खुद पता चलेगा कि आपका आंसर सही था या फिर गलत, है ना। ठीक है, चलिए फिर जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था ये हुआ था जून 1945 में, आप मेरे साथ इसको मिलाते जाइए। ठीक है, और बम्बई में नौसैनिक विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में, और कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन ये मार्च महीने से लेकर जून तक रहा था 1946 तक, और संवैधानिक सभा हेतु चुनाव संपन्न हुए थे जुलाई 1946 में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में देखिए आंसर क्या होना चाहिए, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ये है ऑप्शन 2 में। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 1831 में भारत में रेलवे के निर्माण का आरंभिक सुझाव किसने और किस स्थान पर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर हमने स्थान देखना है कौन से स्थान पर सबसे पहले दिया गया था। सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो तो बॉम्बे से थाने तक चली थी। ठीक है, 1853 में, तो यहाँ पर 1831 की बात हो रही है। सबसे पहले 1831 में सुझाव दिया था, वो दिया गया था मद्रास में। उस समय जब ट्रायल हुआ था, जो वैगन बनाया गया था, उस वैगन को पहली बार जब घोड़ों ने खींचा था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए जैन गुफाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है याद रखना, जो पहाड़ियाँ जिनके पीछे गिरी लगता है। जब मैंने इस क्वेश्चन को किया ना, तो मुझे कि ये केवल 2 ही याद थे, एक तो उदयगिरी और खड़गिरी, ये 2 पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो जैनिज्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये दोनों को मैं जानता था, मैंने दोनों को लगाया, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। याद रखना जैन गुफाओं की जो पहाड़ियाँ हैं उनके जो नाम है खड़गिरी पहाड़ी और उदयगिरी पहाड़ी, तो आंसर होगा यहाँ पर 4। चोल काल के मंदिर अपनी शिल्पकार और भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। मंदिर की देवी देवता की प्रतिमा के प्रधान मूर्तिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता था। विश्वकर्मा, सूत्रधार, सत्यापाती या फिर शिल्पी। देखिए जो चोल काल के मंदिर थे उनके जो आर्किटेक्चर थे, ठीक है, जो मूर्तिकार थे, उनको एज ए सत्यापाती नाम से जाना जाता था। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। व्हाट वाज द पदिकावल कुली अंडर द चोलास। चोलों के शासन के अंतर्गत पदिकावल कुली क्या था। जो पदिकावल कुली ये टर्म यूज़ की जाती थी टैक्सेशन के लिए। ठीक है, तो ये था ऑप्शन डी, पुलिस टैक्स के लिए। तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ने अपना नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। ठीक है, ये किया था उन्होंने फिरोज शाह कोटला मैदान में, और ये मीटिंग हुई थी 8 से लेकर 9 सितंबर के बीच में।
ठीक है, 1928 को। तो उन्होंने फिरोज शाह कोटला मैदान में जब मीटिंग की वहाँ पर उन्होंने ये नाम चेंज कर दिया था। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहली से शुरुआत करके कालक्रम में अनुसार लगाना है, हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। पंजाब में कूका आंदोलन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ICS से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, कलकत्ता में इंडिया लीग की स्थापना, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की नींव रखी थी। कौन कौन सी डेट्स को रखी थी ये हमने देखना है, ठीक है। आप अपने तरीके से भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, जो पंजाब में कूका आंदोलन होता है ये होता है 1871 और 72 के बीच, 1871 और 1872 के बीच में होता है, ठीक है। और इसकी जो कूका आंदोलन की शुरुआत है लुधियाना से होती है, जो भैणी साहब जगह है वहाँ से स्टार्ट होती है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ICS से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किया था 1874 ईस्वी को। यहाँ पर थोड़ा सा ये याद रखना, आगे मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना कब होती है? ये होती है 2 अप्रैल 1870 को, ठीक है, 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को, ठीक। महादेव गोविंद रानडे और उनके साथी मिलकर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं। और कलकत्ता में इंडिया लीग की स्थापना तो ये होती है 25 सितंबर 1875 को, ठीक है, याद रखना 25 सितंबर 1875 ईस्वी को, 1875 को, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इसको। मतलब कि कलकत्ता में इंडिया लीग की स्थापना करते कौन है? वो करते हैं शिशार कुमार घोष, जो आपको पता होना चाहिए कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक भी रहे हैं ये शिशार कुमार घोष, ठीक है। वही करते हैं 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में इंडिया लीग की स्थापना, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की नींव रखी थी, ये रखी थी 10 अप्रैल 1875 को, याद रखना, डेट याद रखना, 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को, ठीक। अब यहाँ पर जो UGC ने गेम खेली ना वो थोड़ी सी देखने वाली है। देखिए, ये वाली डेट्स तो कन्फर्म है, ठीक है। इनको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं ना तो इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर C को देखें ना, 3 को, तो ये थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो कर लेना इसको, B और C को, तो ये वाला आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, ठीक है। आप इसकी डेट जरूर याद रखना ताकि UGC यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट करे तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा, जैसे आप लोगों को पता है कि UGC एग्ज़ाम में क्वेश्चन या तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्राचीन काल से आते हैं, कुछ मध्यकाल से, कुछ आधुनिक काल से, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको तीनों कालखंड का एक साथ करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं था क्योंकि ये तीनों कालखंड से उन्होंने जो फीमेल शासक हैं वो उठाए हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को काफ़ी अच्छे से बनाया है, जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरा अपना अनुमान है, इस क्वेश्चन पेपर को और भी टफ बनाया जा सकता था। जो चीज़ मुझे खटकती है, जो चीज़ इसमें उन्होंने मिस की है, वो मुझे लगता है कि उन्होंने कि जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो नहीं इसमें शामिल किए। आगे हो सकता है UGC मैप के ऊपर रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बनाना शुरू कर दे, तो आगे UGC की मर्ज़ी है, लेकिन उस हिसाब से हम स्टडी भी आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार हमने लगाना है। नायनिका जो थी ये सातवाहन डायनेस्टी की रानी थी, ठीक है। ये लगभग 1 BC के आसपास एग्जिस्ट करती थी, ठीक। जो रानी दिद्दा थी ये तो कश्मीर की काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक रही हैं, 980 ईस्वी से लेकर के 1003 ईस्वी के आसपास इसका समयकाल था। और इसके बाद के जो शासक हैं वो थे संग्राम राज इनको ओवरटेक करते हैं। और प्रभावती जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, ठीक है, याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। और 390 से लेकर 410 AD के बीच में इसका समयकाल था। जो रुद्रम्बा थी ये 1263 में, ये काकतीय वंश की रानी थी, ठीक है, 1263 इसका समयकाल था। ये काकतीय वंश की बहुत इंपॉर्टेंट रानी थी, ठीक है। अक्का देवी बीजापुर की रानी थी, 1010 ईस्वी से लेकर के 1064 ईस्वी तक इसका समयकाल था। तो इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखें तो सबसे पहले तो A आएगा, है ना, तो उसके बाद आएगा C, फिर B और E। आंसर होगा यहाँ पर
डी आएगा सबसे लास्ट में। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3। ठीक। शिवाजी के गोरिल्ला रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के तौर पर किसे जाना जाता है? जब शिवाजी गोरिल्ला टैक्टिक्स में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुके थे, उनके बाद उनके जो सक्सेसर थे, किसने उसको आगे कंटिन्यू किया? ठीक है, वो कंटिन्यू किया था ऑप्शन 3, बाजीराव फर्स्ट ने। ठीक, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। इन भीमबेटका रॉक पेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर इज नॉट डिपिक्टेड? भीमबेटका शैल चित्रों में निम्नलिखित में से कौन सा विषय वस्तु चित्रित नहीं किया गया है? ऑप्शंस हैं पक्षियों का अखेट, पशुओं का अखेट, खाद्य अन्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा, या फिर पक्षियों और पशुओं दोनों का अखेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो जिसी ने ये क्वेश्चन काफ़ी इन डेप्थ जाकर पूछा है। अगर हमने भीमबेटका शैल चित्रों को अच्छे से स्टडी किया है तो वहाँ पर एक चीज़ आपको मिलेगी, उनकी जो चित्रित वहाँ पर कर रखे हैं उनमें से पक्षियों का अखेट के चित्र आपको मिल जाएंगे और पशुओं के अखेट के भी मिल जाएंगे वहाँ पर। और ऑप्शन डी तो यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे तो नहीं मिलेगा वहाँ पर जो खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा है ना, ये चित्र वहाँ पर नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक। प्राचीन भारत के पवित्र स्थानों के इतिहास का वर्णन करने वाले सांस्कृतिक ग्रंथों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आसान क्वेश्चन था, उनको कहा जाता है स्थल पुराण। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अहोम की सेना गढ़्स द्वारा पाइकों के संगठन से शक्ति प्राप्त करती थी, जिसका प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रूप से कम कितने महीने की सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी रहता था? तो ये मिनिमम उसका टाइम पीरियड होता था 12 महीने। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। बर्नी के द्वारा तरीके फ़िरोज़शाही में दिए गए मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का सही क्रम चिन्हित कीजिए। यहाँ पर हमने देखना है कि बर्नी ने अपनी जो बुक थी तरीके फ़िरोज़शाही, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का विवरण दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो खुरासान अभियान था, जिसका प्रस्तावित अभियान था, यहाँ पर प्रस्तावित क्यों था? क्योंकि ये खुरासान अभियान हुआ ही नहीं था। इसको पहले योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये कैंसिल करना पड़ा। एक्चुअल में डेट कन्फर्म कहीं भी किसी सोर्स में नहीं मिलती, लेकिन ये माना जाता है कि ये 1332 ईस्वी और 1333 ईस्वी के बीच में ये होने की संभावना थी। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश ये हो नहीं पाया। ठीक, आगे बात करते हैं हम राजधानी परिवर्तन की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की थी 1326 ईस्वी से 1327 के बीच में। ठीक है, तो राजधानी को परिवर्तित करने में इसको लगभग 1 साल लग गया था। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये कहाँ की थी? ये की थी देवगिरी में, और देवगिरी का नाम बाद में बदलकर उन्होंने दौलताबाद रख दिया था, लेकिन वहाँ पर भी ये टिक नहीं पाया। और 1335 ईस्वी में इसने वापस दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और फिर वापस आ गया। ठीक है, जो दोआब में कर रोपण था, जो दोआब में टैक्सेशन शुरू की थी, वो की थी 1325 ईस्वी में। ठीक है, 1325 ईस्वी में। और टोकन मुद्रा इन्होंने चलाई थी 1330 ईस्वी में। और कराचील अभियान चलाया था इन्होंने 1337 ईस्वी को। ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जाके देखेंगे तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, पहले आएगा सी, फिर बी, फिर डी, ए और ई। ठीक, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2। हमने देखना है यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है। चलिए पढ़ते हैं। फिल्म स्वकारी पारा भारतीय शाइलॉक मूक 1925 सूदखोरों के हाथों भारतीय किसानों की शोषण से संबंधित पहली फिल्म थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये पहली फिल्म नहीं थी। ठीक है, ये तो सही नहीं है। पहला तो ए तो आएगा ही आएगा। आगे देखते हैं कि फिल्म संत तुकाराम 1934 में वेनिस फिल्म उत्सव की 3 सर्वोत्तम फिल्मों में से एक माना गया था। नहीं, ये भी गलत है। और फिल्म नया संसार 1943 में निडर पत्रकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करते दिखाया गया है। ये भी गलत है, इसमें इसका थीम कुछ और था। और फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी जो 1946 में जापान भेजे गए भारतीय चिकित्सा मिशन के कार्यों के बारे में है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी है जो 1946 में शुरू आई थी पिक्चर,
ये जापान से भेजे गए भारतीय जो चिकित्सा मिशन के कार्य थे उनके बारे में है, ये सही है। और दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, ये गीत किस्मत फिल्म का है, यस ये भी सही है। डी और ई दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर होना चाहिए ए, बी और सी। यहाँ पर ए, बी और सी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो मान के चलते हैं ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है, ए, बी और सी। हमने यहाँ पर गलत स्टेटमेंट देखनी थी, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो आंसर होगा यहाँ पर ए, बी और सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों कथन पढ़ते हैं, ठीक है। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी, ठीक है। और चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में जितनी भी हमारे पास बुक्स हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की सोर्सेस हैं, सभी में इसको 5 फरवरी दिया गया है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने तो 5 फरवरी लगाया था उनका आंसर तो हो गया सही, लेकिन इसको चैलेंज किया गया था। यूजीसी ने पहले ये मानते थे कि ये 4 फरवरी मानेगा यूजीसी, लेकिन यूजीसी ने बाद में 5 फरवरी को ही माना, क्योंकि ये घटना 5 फरवरी को ही घटित हुई थी, ठीक है। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है यहाँ पर, ठीक है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि क्या था कि 4 फरवरी 1922 को, ये अभी जो रिसेंटली निकल के गई है ना 4 फरवरी 1922 वाली, और इसको 100 साल पूरे कब हुए थे? 4 फरवरी 2022 को। भारत सरकार ने 4 फरवरी 2022 को इसकी 100th ईयर मनाए थे, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो जब भी ऐसे टॉपिक्स न्यूज़ में होते हैं वहाँ से यूजीसी क्वेश्चन बनाता है, तो आप थोड़ा सा न्यूज़ के साथ भी अपने आप को जोड़ के रखिएगा, ताकि आपको किसी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में यदि कुछ आइडिया, छोटा मोटा आइडिया मिल जाए तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि उत्तरवर्ती चोल शासकों के शासन के निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाना। यहाँ पर जो उत्तरवर्ती चोल शासक थे उनके शासन के दौरान जो घटनाएँ घटित हुई थी उनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखिए, जो कैडलूर और विलियम पर जो हमला हुआ था, ये माना जाता है कि 862 एडी में हुआ था, ठीक है। और पश्चिमी चालुक्यों के शासन कोली पकाई, जिसे कुलपाक के पतन का ध्वंस कब हुआ था, ये माना जाता है कि ये 12वीं सदी में हुआ था, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। और तंजौर पर हमला हुआ था 850 एडी में, ठीक है। और सीलोन पर हमला और अनुराधापुर का ध्वंस कब हुआ था? जो सीलोन है इसका दूसरा नाम श्रीलंका भी है, ठीक है, श्रीलंका भी है, याद रखना, कई बार श्रीलंका या सीलोन एक ही चीज़ है, ठीक है। इस पर जब हमला हुआ था, इसको अध्वंस किया था राजेंद्र चोल फर्स्ट ने 93 एडी में। और श्री विजय का नौसैनिक हमला, ये राजेंद्र चोल फर्स्ट ने श्री विजय पर हमला किया था, ठीक है, ये किया था 1025 एडी में। तो अब लगाइए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, तो आंसर आना चाहिए CADEB ऑप्शन 1, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमने करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है कौन सी सही है, ठीक है। स्टेटमेंट ए कहती है कि वीडी सावरकर फर्गुसन कॉलेज के स्नातक थे। बिल्कुल, जो वीडी सावरकर थे फर्गुसन कॉलेज से स्नातक हुए थे, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। और वीडी सावरकर ने कृष्ण वर्मा के छात्रवृत्ति की पेशकश को स्वीकार किया और जून 1906 में लंदन चले गए थे। यस, 1906 में वो लंदन चले गए थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। और सी स्टेटमेंट कहती है कि वीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की थी। यस, याद रखिएगा, जी बिल्कुल सही है। और वीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1657 नामक पुस्तक लिखी थी, ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ 1657 नहीं होगा, यहाँ 1857 है, और ये पुस्तक भी उन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। और वीडी सावरकर इंडिया हाउस के सदस्य भी बने थे। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो करेक्ट। तो सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन 3। मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। कारण क्या हुआ था कि एक्चुअली क्या है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो मौसम विभाग से संबंधित होता है। तो जैसे ही पता चला सबको भी कि स्टडी ऑफ वेदर होता है, तो सबने आंसर स्टडी ऑफ वेदर लगाया, लेकिन इसका स्टडी ऑफ वेदर नहीं है। यदि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ लिखा होता ना साथ में, फिर इसको हम स्टडी ऑफ वेदर कर सकते थे। लेकिन मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, मापकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो मापकी जो है ये सिक्कों के बारे में इसके ऊपर स्टडी की जाती है, ये सिक्कों का अध्ययन होता है।
तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन सी, द मेजरमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉइन्स बाय वेट। ठीक है, सी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपनी प्रतिष्ठा के पतन को वर्णन करती निम्नलिखित पंक्तियाँ किसने लिखी थी? आरंभ में ईश्वर ने मुझे सम्मानित किया और मेरे जीवन के अंत में मुझे अपमानित किया। ये इतनी ज़्यादा डीमोटिवेशन वाली जो पंक्तियाँ हैं ये किसने लिखी थी? देखिए, ये लिखने वाले थे बर्नी भाई साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अभी मैं आपसे बात कर रहा था ना पिछले कुछ क्वेश्चंस के पहले कि डीमोटिवेशन जब बार बार आता है तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एक ना मैं आपको छोटी सी अपने साथ हुई घटना ही सुनाता हूँ कि मुझे एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया, कहते सर कि मेरे ये 5th अटैम्प्ट है और मैं बार बार अटैम्प्ट देता हूँ और मेरी जो स्कोर है आगे बढ़ने की बजाय नीचे आ रहा है। तो मैंने उसे अच्छे से सुना, ध्यान से सुना भी। वाकई सबके साथ होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे अटैम्प्ट बढ़ते जाते हैं हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, हमारे अटैम्प्ट का भी प्रेशर बढ़ता जाता है। कारण क्या होता है कि उसके स्कोर नीचे आने का जो मुझे लगता है, जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो उसका कारण क्या है कि आप जैसे हमारा एक अटैम्प्ट फेल हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे कि किसी टॉपर्स की वीडियोस देखेंगे। टॉपर्स की बताई हुई बुक्स को हम उसी समय फॉलो करना शुरू कर देंगे। उन्होंने जो बुक्स बताई होगी उसी समय ऑर्डर करेंगे, बुक्स मंगा लेंगे। और टॉपर ने जो स्ट्रैटेजी बनाई होगी वो भी हम फॉलो करने लग जाएंगे। जो हमारे पास पहले से बुक्स पढ़ी हैं वो वैसी की वैसी पड़ी रह जाएंगी, पढ़ते नहीं हैं। सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं होता, नई बुक्स और ला करके रख लेते हैं। अगला अटैम्प्ट फिर से आता है, बिना तैयारी के जाते हैं, अटैम्प्ट फिर गड़बड़। तो ये कारण होता है कि बार बार जब हमारे साथ हमारी स्ट्रैटेजी बनती है, हम दूसरों को देखते हैं, अपनी प्लानिंग्स चेंज करते हैं, तो हमारी जो तैयारी है ना उसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन आ जाता है। ये वाली जो अप डाउन है हमारी रिज़ल्ट के ऊपर सीधा इफ़ेक्ट करती है। और एक चीज़ हमेशा होती है कि जितने ज़्यादा अटैम्प्ट होते जाते हैं उतना ज़्यादा एक बैक ऑफ द माइंड हमारे, मैंने पहले ही आपको कहा है कि हमारे ऊपर जो फेलियर का जो डर है वो बार बार आ रहा है। तो उस स्टूडेंट ने एक चीज़ मुझे फिर से कही कि सर अब मुझे ये लगने लग गया है कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं इसको क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता हूँ उतना ज़्यादा मेरा जो ग्राफ है नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बात सही भी है, क्योंकि हम देखो ह्यूमन बीइंग है, हमारे ऊपर प्रेशर तो आता है। बहुत बार घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि कई बार हम पूरी स्टडी ही नहीं कर पाते, कई बार हमें गाइडेंस की कमी होती है। एक्चुअल में यदि आपको कोई अच्छा सा गाइड मिल जाए जो आपको प्रॉपरली गाइड करे और टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करता रहे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बहुत हेल्प कर जाता है। तो मैंने उसे कहा कि आप पिछले अटैम्प्ट जितने हो चुके हैं उसको भूल जाओ, भूल करके आगे बढ़ो। जब तक आप पहले पिछले अटैम्प्ट को नहीं भूलेंगे तब तक आप अपने आप को आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। आप यदि ये वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये सोच कर चलो कि ये आपका पहला अटैम्प्ट है और आखिरी अटैम्प्ट भी यही है, इसी में हमने क्वालिफाई करना है। यदि ऐसा माइंडसेट बना के हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपको समझने में, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो उसने कहा कि सर इतना आसान नहीं होता पिछले अटैम्प्ट को भूल जाना। तो मुझे लगता है कि मैं आपको ना एक हिस्ट्री से एग्ज़ाम्पल उठा के आपको बताता हूँ, क्योंकि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री को ही हम आगे भी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। एक बार क्या होता है कि जो महात्मा बुद्ध होते हैं ना, महात्मा बुद्ध के मठ में बहुत सारे भिक्षु लोग रहते हैं और हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी खास दिशा में जाकर भिक्षा मांग कर लानी होती है। और एक दिन क्या होता है कि उसी उनके मठ में एक नया यंगेस्ट भिक्षु था और उसने देखा कि भी मैं भी जीवन को जी लिया, मैं पूरा संसार देख चुका हूँ और अब मैं भी भक्ति करूँगा। वो वहाँ पर नया नया इनरोल हो जाता है और उसी दिन उस लड़के को एक ख़ास दिशा में जाना होता है भिक्षा मांगने के लिए। ऐसा होता है ना, जैसे हमारी क्लास में कोई बच्चा कमज़ोर है, उसके साथ हम जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो थोड़ा सा पहले का बच्चा एक्सपीरियंस्ड है, उसको उसके साथ बैठा देते हैं ताकि थोड़ा सा उसके साथ कम्युनिकेशन बन जाए। ऐसे ही क्या होता है कि वो नया जो यंगेस्ट होता है भिक्षु, उसको जब भेजने लगते हैं तो महात्मा बुद्ध जी के जो वहाँ पर पूरा सेटिंग करते हैं वो कहते हैं कि साथ में एक जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है उसको साथ ले जा। एक बुज़ुर्ग बंदे को उसके साथ भेज देते हैं। वो दोनों जने एक साइड पे जहाँ पर ख़ास दिशा में जाना होता है वहाँ चले जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। रास्ते में उनके ना जंगल पड़ता है, जंगल को क्रॉस करके वो चल जाते हैं।
जब वह वापस आते हैं ना, तो वापस आते आते रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। वो नदी क्रॉस करके जाते हैं, वो वापस जब नदी क्रॉस करने लगते हैं ना, तो नदी में बाढ़ आ रखी होती है, तो नदी को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। उसी समय क्या होता है कि जैसे ही वो नदी को क्रॉस करने लगते हैं, पीछे से उनके कानों में ना एक सुंदर सी लड़की की आवाज़ आती है। वो कहती है कि सुनो हेल्प मी। जैसे चली हुई इंग्लिश तो बोलती नहीं है वहाँ पर, हिंदी होगी उनकी या फिर उनकी पाली भाषा होगी। तो जब वो हेल्प की बात करती है तो पीछे मुड़ के देखते हैं कि अत्यंत सुंदर कन्या उनकी तरफ देख रही होती है। वो हैरान हो जाते हैं कि इतने जंगल में इतनी रात गई, एक सुंदर कन्या क्या कर रही है। तो जब उसने बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे इस देश के राजा की बेटी हूँ और मैं शिकार करने आई थी, गलती से मैं नदी पार करके इस साइड आ गई हूँ, मेरे दूसरे वाले जो मेरे साथी हैं नदी की दूसरी साइड हैं और मुझे नदी क्रॉस करनी है। तो क्या होता है कि जो भिक्षु होता है, जो सीनियर भिक्षु होता है, उसको पता होता है कि जो हमारे मठ के नियम हैं, जो हमारे महात्मा बुद्ध जी ने हमें शिक्षा दी है कि भी किसी भी पराई औरत को आपने टच नहीं करना है, और ये वाली जो शिक्षा है दिमाग में हमेशा रखनी है। अब वहाँ पर धर्म संकट आ गया था। वो लड़की बोल रही थी कि मैं नदी क्रॉस कर रही हूँ लेकिन मुझसे नदी क्रॉस हो नहीं पा रही। तो इतने में वो सभी सोच में पड़ गए थे अब करें तो क्या करें। लेकिन इतने में क्या होता है, जो जंगस्ट भिक्षु होता है ना, वो आगे बढ़ता है और लड़की को अपने कंधे पर बिठाता है और नदी पार करवा देता है। जैसे ही वो लड़की को अपने कंधे पर बैठाता है, जो उसके साथ सीनियर भिक्षु होता है वो उसी समय उसको घूरने लग जाता है कि इसने तो सत्यानाश कर दिया भाई, इसने पूरी की पूरी मेहनत पानी में डाल दी, ये बंदा लायक ही नहीं है इस मठ में रहने के लिए। वो सारे रास्ते ना उसको घूरता हुआ आ रहा था, घूरता हुआ आ रहा था। वो उस लड़की को दूसरी साइड उतारता है और वापस अपने मठ की तरफ चल देते हैं। तो जैसे ही वह मठ में पहुंचते हैं, जो सीनियर भिक्षु होता है वो अपने सभी आपस में खुसर फुसर करने लग जाते हैं कि इसने ये काम कर दिया। बात घूमते घूमते महात्मा बुद्ध जी तक पहुंच जाती है। अगले दिन सुबह महात्मा बुद्ध जी उसको बुला लेते हैं कि भाई आ जाओ, तुम्हारे बारे में ये बातचीत हो रही है। तो वो उसको पूछते हैं सुबह अगले दिन कि कल रात को क्या हुआ था। वो लड़का ना अचानक से उसको सोचता है, मतलब जैसे सोचने वाली मुद्रा में जाकर के सोचता है, अच्छा कल क्या हुआ था। हाँ, कहता महात्मा बुद्ध जी कल मुझे याद आया कि कल जब हम वापस आ रहे थे तो एक लड़की ने नदी पार करना चाहा था, कि उस समय हम बहुत मुश्किल में थे और हमने उसको अपने कंधे पर बिठा करके नदी पार करवा दी। लेकिन बुद्ध जी मैं तो उसको लड़की को वहाँ पर ड्रॉप करके अपने मठ में आ चुका हूँ, मुझे तो याद भी नहीं था कि रात को क्या हुआ। लेकिन मेरे साथ जो मेरे सीनियर भिक्षु भाई साहब गए थे ना, ये अभी तक उस लड़की को मेरे कंधे पर बैठी हुई देख रहे हैं। अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये लड़की अभी भी इसके कंधे पर बैठी है, कि इसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर डाला, ये मठ में रहने लायक नहीं है। सभी को यही कह रहा है कि ये मठ में रहने लायक नहीं है, ये महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसका पालन नहीं कर रहा है। तो ये बात सुनकर के ना महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले कि ये लड़का जो है ना, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि इसने जो कल किया उस समय उस लड़की की मदद करना इसका फ़र्ज़ था। इसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और फ़र्ज़ पूरा करने के बाद जैसे ही लड़की को ड्रॉप किया, ये वापस अपने मठ में आ चुका है। और इससे इस सीनियर भिक्षु को भी सीखना चाहिए कि जो बीत चुका है उसको अपने साथ लेकर कंधे पर बिठाकर क्यों चलना है। इसलिए मैं भी आपको यही कहता हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बार बार अटैम्प्ट को अपने कंधे पर उठा करके चलोगे ना, तो अगला अटैम्प्ट आपका प्रभावित तो होगा। इसलिए मेरी आपको ये एक सलाह है कि आप पुरानी अपने ऊपर जो प्रेशर्स हैं उनको आप रिलीज़ कीजिए, आने वाले अटैम्प्ट के लिए अपने आप को फिर से तैयार कीजिए। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने 56 क्वेश्चन कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मुगलों के शासन के निम्नलिखित कार्यों को पेंटिंग्स को कालक्रम में लगाना है। यहाँ पर देखिए यूजीसी ने ये क्वेश्चन बनाया कहाँ से, मुझे तो ये नहीं पता चला, क्योंकि मेरे पास जितना भी लिटरेचर है, जितनी मेरे पास बुक्स हैं, उनको मैंने स्टडी किया है। और यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं उनका हमने कालक्रम देखना है कि कब कौन सी पहले बनी थी, कौन सी बाद में बनी थी। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और मुझे लगता है वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। और आप यदि इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ठीक है, क्योंकि मैंने जो अभी तक जितनी रिसर्च की है उसमें मुझे अभी तक राजकुमार के जन्म की पेंटिंग का समीकाल नहीं मिला है, और मुजहिल जादूगर की जो पेंटिंग है इसका भी मुझे समीकाल नहीं मिला। अकबर ने बाघ की हत्या की थी, उसकी पेंटिंग बनी थी 1604 ईस्वी में, और ट्री हाउस में अनवरी
और उनके जो साथी हैं इसी 1544 में। ठीक है, ये बाबर के बाद की पेंटिंग है। और इनायत खान की मृत्यु इसकी पेंटिंग बनी थी 1618 ईस्वी में। ठीक है, अब इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन 4। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि राजकुमार का जन्म कब हुआ था मुझिल जादूगर के रूप में। ये पेंटिंग्स का समय काल यदि किसी स्टूडेंट के पास है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस कमेंट को अच्छे से लाइक भी करूँगा और अप्रिशिएट भी करूँगा। ठीक है, यदि किसी भी बच्चे के पास इसका सोर्स है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्य समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर हमने देखना है कि आर्य समाज की जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या सही हैं। देखिए, इसकी स्थापना मूलशंकर ने की थी। यस, देखिए जो मूलशंकर नाम है ये दयानंद सरस्वती जी का ही नाम है, तो ये स्टेटमेंट सही है आर्य समाज के बारे में। और इसकी स्थापना 1973 के वर्ष में की गई थी। नहीं, ये जो यहाँ पर वर्ष है ना, ये 1973 नहीं था, यहाँ पर 1873 था। ठीक है, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, लेकिन यह भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसकी जो स्थापना है 10 अप्रैल 1875 को 1875 को हुई थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। और आर्य समाज की प्रथम इकाई बम्बई में गठित की गई थी। हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। और वेद सत्य ज्ञान के ग्रंथ हैं, आल्सो करेक्ट। ईश्वर सभी सत्य ज्ञान हेतु प्राथमिक स्रोत है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये आर्य समाज के मेन फीचर्स हैं। तो यहाँ पर ACDE यहाँ पर है ऑप्शन 3 में। ठीक है, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया था। देखिए, जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी सेना में बिहारी भी थे, डोगरा भी थे, गोरखा भी थे। ठीक है, जो गुजराती लोग थे इनको शामिल नहीं किया गया था। तो आंसर इज डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, द इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी वाज आल्सो नोन बाय विच नेम। इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी किस अन्य नाम से भी जानी जाती थी। पील्ड कमेटी, मैकडोनाल्ड कमेटी, स्कीन कमेटी या फिर हंटर कमेटी। देखिए, जो द इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी थी इसमें एक सदस्य थे स्कीन। ठीक है, ये स्कीन कमेटी के नाम से भी जानी जाती है। और ये कमेटी बनी थी 1926 ईस्वी को। ठीक है, और उस समय भारत के जो वायसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, रीडिंग के टाइम पे ये कमेटी बनी थी, याद रखना। स्कीन कमेटी के नाम से भी जानी जाती थी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। हाँ, एक और कमेटी आप हमेशा याद रखना, और वह बनी थी 1926 से लेकर के 1931 तक। इसके बारे में भी क्वेश्चन अक्सर यूजीसी ने बहुत बार पूछा है, वह है बटलर कमेटी। उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? इरविन। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। बौद्ध कृति मणिमेकलाई किस दार्शनिक की तार्किक प्रणाली से प्रेरित थी? तो ये प्रेरित थी दिनंगा से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। दिनंगा का समय काल था 480 AD से लेकर के 540 AD के बीच में। ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे दिनंगा। ठीक है, इन्हीं से प्रभावित थी मणिमेकलाई। तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में नानादेशी, उत्तर मैरूर, मणिग्राम, घटिका। ठीक है, ये जो सारी है ना ये टर्म्स थी, ये किसके लिए यूज़ की जाती थी, इनका एक्चुअल में वास्तविक इनका को काम क्या था, किस श्रेणी से संबंधित थी। ठीक है, जो नानादेशी होते थे ये व्यापारिक श्रेणी जिसका विस्तार दक्षिण भारत के सुमात्रा तक था। तो नानादेशी को हम मिलाएंगे 1 के साथ। उत्तर मैरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे सिर्फ उत्तर मैरूर ही पता था। ब्राह्मणों के गांव को कहते हैं उत्तर मैरूर, ये मैंने ना बहुत बार घोटा लगा रखा था इसको। तो मणिग्रामम जो थे ये व्यापारिक श्रेणी जो कि व्यवसाय को नियंत्रित करता था उसको मणिग्रामम कहते हैं। और घटिका दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंधित कॉलेज होता है। तो इसकी यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखेंगे, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, ये है ऑप्शन 2 में। ठीक है, 19वीं सदी में किसने उपनिवेशिक शासन के दौरान निरुद्योगीकरण को अस्वीकृत किया और एक महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति का दावा किया? तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये है मॉरिस डी मॉरिस की। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। भगवत गीता का पहला मलयालम संस्करण निम्नलिखित में से किसने लिखा था?
तो भगवत गीता का पहला मलयालम संस्करण लिखा था माधवा पानिक्कर ने, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हु रोड मुशिका वंशा, मुशिक वंश की रचना किसने की थी? तो ये की थी अतुल्य ने, ठीक है। इसके राइटर हैं अतुल्य। तो ये वाला जो रचना, ये ग्रंथ लिखा गया था 11वीं सदी के आसपास, ठीक है। 11th AD के आसपास लिखा गया था ये ग्रंथ, और इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। तो इसके रचनाकार हैं अतुल्य। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमने सही कथन देखना है। मौर्य काल के बाद की सदियों में सिक्कों की ढलाई में काफ़ी तेज़ी देखी गई। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है ये तो, क्योंकि मौर्य काल के बाद जितने भी सिक्के बने हैं और उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई, क्योंकि गुप्त काल में तो बहुत ज़्यादा सिक्के बने थे, ठीक है। और उत्तर पश्चिम के राज्यों ने ग्रीक, रोमन और ईरानी सिक्कों के प्रकार की नकल की। हाँ, ये भी सही है। और धन को बढ़ते उपयोग को वस्तु विनिमय प्रणाली को समाप्त नहीं किया गया था, बिल्कुल ये भी सही है। और विशेष रूप से मौर्य काल के बाद तो ग्रामीण के क्षेत्रों में इस चीज़ को लागू किया गया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। और मौर्य के बाद सिक्कों के विविध उपयोग भिन्न व्यापारिक अर्थव्यवस्थाओं को इंगित करते हैं। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। और मौर्य के बाद सोने के सिक्के निष्क और सुवर्ण थे। हाँ, ये तो थे। और चांदी के सिक्के को शतमान उपयोग में। हाँ, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पांचों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। जिन्होंने 5 स्टेटमेंट सही लगाया होगा उनका आंसर होगा सही। तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन 4, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर फिर से हमने सही कथन देखना है। जैन संघ विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक संप्रदाय है। यस, ये स्टेटमेंट तो सही है भाई। जो जैन संघ है ये विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक संप्रदाय है। और ऑप्शन बी कहता है कि स्यादवाद बौद्ध धर्म का केंद्रीय दर्शन है। नहीं भी, जो स्यादवाद है ये बौद्ध धर्म का केंद्रीय दर्शन नहीं है। जो स्यादवाद है ये जैन दर्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और किसी वस्तु के गुण और उसको समझने और समझाने के जो अभिव्यक्ति करने का जो सिद्धांत है उसको हम स्यादवाद कहते हैं। ये आता है जैन धर्म के अंतर्गत, ठीक। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल धन उत्पादन की नीतियों से संबंधित है। यहाँ पर जो केवल लगा दिया ना यहाँ पर इन्होंने, ओनली, ऐसी स्टेटमेंट थोड़ी सी ना एक्सट्रीम हो जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी बताता है, राजा को कैसे काम करना चाहिए, नीतियाँ कैसे बनानी चाहिए, केवल धन उत्पादन की नीतियों के बारे में नहीं बताता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। इज़ इट क्लियर? और शिशुपाल की कथा महाभारत के सभा पर्व में पाई जाती है। हाँ, ये याद रखना कि शिशुपाल की जो कथा है ये महाभारत के सभा पर्व में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट सही है भाई, ठीक है। अब तक यहाँ पर ए और डी सही हो चुकी है। आगे ऑप्शन ई कहता है कि अलम्मा प्रभु रामानुजाचार्य के शिष्य थे। देखिए, जो अलम्मा प्रभु थे ये लिंगायत संत थे, ठीक है। ये लिंगायत संप्रदाय के साथ संबंधित थे। और जो लिंगायत संत होते हैं वो किसको मानते हैं? भगवान शिव को। तो और जो रामानुजाचार्य थे ये तो भगवान शिव को नहीं मानते थे, तो ये तो वैष्णव आचार्य थे ना, याद रखिएगा। जो रामानुजाचार्य थे ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। और जो अल्लामा प्रभु थे ये लिंगायत संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही होनी चाहिए, ए और डी। ए और डी कहाँ पर है भाई? ए और डी यहाँ पर है ऑप्शन 2 में, ठीक है। चलिए, शुक्र है 2 तो इसमें ऑप्शन मिला। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द वर्क ऑफ नाथ मुनि? वाह, क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा है यूजीसी ने। नाथ मुनि की कौन सी रचना है यहाँ पर? देखिए, जो नाथ मुनि की रचना है वो है न्याय तत्व। ये नाथ मुनि के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। जो सिद्धित्रय है ये यमुनाचार्य के द्वारा लिखी गई थी, याद रखना। और न्याय तत्व जो है ये नाथ मुनि की रचना है, ठीक। और श्री भाष्य, हाँ, ये किसकी है? ये रामानुजा की है, ठीक है। याद रखना, ये भी रामानुजा ने लिखी थी। रामानुजा का समय काल कब था? 1017 ईस्वी से लेकर के 1137 ईस्वी तक, ठीक है। और डी ऑप्शन है तत्व रत्नाकर। ये बुक है भास्व राजा की, ठीक है। याद रखना, इनके नाम जरूर याद रखना, क्योंकि यूजीसी कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अशोक के शिलालेखों के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन यूजीसी ने इस बार पूछे हैं, और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, यूजीसी का फेवरेट टॉपिक है।
अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ के जाइए, अशोक की प्रशासनिक कार्रवाई और अशोक के शिलालेखों के ऊपर जो उसने उत्कीर्ण कर रखा था, जो ऑर्डर्स जारी कर रखे थे, उनको एक नोटबुक पर लिखिए, फिर से रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए ताकि गलती ना हो। ठीक है, यहाँ पर सूची 1 को हम सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में शिलालेख है और सूची 2 में उस पर क्या क्या उन्होंने दे रखा था। देखा यहाँ पे आ गया ना। चलिए मिलाइए। अशोक का जो वृद्ध शिलालेख 5 है वो किसके साथ संबंधित है? देखिए, जो वृद्ध शिलालेख 5 है वो संबंधित है धम्म महापात्रों की नियुक्ति के साथ संबंधित। ठीक है, आप मेरे साथ इसको मिलाते जाइए। ए को मिलाएंगे हम 3 के साथ। और अशोक का वृद्ध शिलालेख जो 6 है, 6th वृद्ध शिलालेख जो है वो किसके साथ संबंधित है? वो है राजव सिद्धांत के साथ संबंधित। तो बी को हम मिलाएंगे ए के साथ। अशोक का वृद्ध शिलालेख जो 7 है ये अन्य संप्रदायों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता के साथ संबंधित है, वहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। अशोक का वृद्ध शिलालेख 8 जो है ये किसके साथ है? ये अशोक की धार्मिक यात्राओं के साथ संबंधित है। तो इसको यदि हम लगाएंगे यहाँ कूट में जा कर के, तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ये है ऑप्शन 3 में। ठीक है, 3 यहाँ पर आंसर सही होना चाहिए। देखिए, निम्नलिखित में से हाय किस क्षेत्र की जनजाति थी? और जो है कि क्षेत्र की जो जनजाति थी ये अवंती एरिया में पड़ती थी। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। बॉम्बे योजना प्लान के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ठीक है, इसमें तीव्र आर्थिक विकास के प्रश्न को उठाया गया था। बिल्कुल, जो बॉम्बे योजना थी उसकी प्लान में ये सबसे पहली जो स्टेटमेंट है यही सही है, क्योंकि उस समय जो आर्थिक विकास के प्रश्न को उठाया गया था, जो तीव्र आर्थिक विकास होना चाहिए, तो ए इज़ करेक्ट। आगे बी देखते हैं, इसमें न्याय संगत वितरण के प्रश्न को उठाया गया था। हाँ बिल्कुल, ये भी सही था। और इसमें आंशिक राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता को प्रस्तुत किया गया था। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही थी। और इसमें श्रमिकों के कल्याण योजनाओं की एक श्रृंखला को प्रस्तुत किया गया था। हाँ ये भी सही है। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकताओं का विरोध किया गया था। देखिए, यहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनकी आवश्यकताओं का विरोध करने के लिए थोड़ी ना बॉम्बे प्लान बनाया गया था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ए, बी, सी और डी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू करके कालक्रम अनुसार लगाना हमने। और दिल्ली उर्दू अखबार दिल्ली ये कब प्रकाशित हुई थी? ये दिल्ली उर्दू अखबार दिल्ली ये उर्दू में अखबार प्रकाशित हुई थी 1837 ईस्वी को। ठीक है, और जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था ये आया था 1878 ईस्वी को। ठीक, और ये तो इन्होंने कर्टेल करके रख दी थी। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, लॉर्ड लेटन के समय काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, और हिकीज गेटर्स कलकत्ता ये 1779 में आया था। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो भारत में पब्लिश हुआ था, हिकीज गजट, जो कलकत्ता में पब्लिश हुआ था। याद रखना, सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो भारत में पब्लिश हुआ था, हिकीज गजट 1779 में। और बॉम्बे समाचार पत्र ये हुआ था 1822 ईस्वी को। ठीक, और गुजराती भाषा में सबसे पहले इसको प्रकाशित किया गया था, बॉम्बे समाचार को। कई बार पूछ लिया जाता है। और दादा भाई नौरोजी का निबंध पॉवर्टी ऑफ इंडिया ये बहुत फेमस हो गया था भाई। दादा भाई नौरोजी का जो निबंध था पॉवर्टी ऑफ इंडिया ये 1876 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखते हैं। सबसे पहले आएगा सी, फिर डी, ए, ई और बी। सी, ए, डी, ई और बी, ये है ऑप्शन 1 में। ठीक है, चलिए। सिख गुरुओं पर भी क्वेश्चन यूजीसी अक्सर बनाता है। एक आध क्वेश्चन तो सिख हिस्ट्री से आ ही जाता है, उसको थोड़ा सा आप एक बार पढ़ के जरूर जाइए। ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री तो है नहीं, लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे बंदा बहादुर है, गुरु गोबिंद सिंह जी है, गुरु नानक देव जी हैं, जो सारे 10 गुरु हैं, उनकी थोड़ी शिक्षाओं के बारे में, उनके जन्म स्थल के बारे में, जैसे गुरु हरगोबिंद साहब हैं उनके दौरान जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनके बारे में, और महाराजा रंजीत सिंह के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए। ये थोड़े से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से यूजीसी ने हर क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन तो पूछे हैं। जहाँ पर 10th गुरु हैं जो उनसे संबंधित क्वेश्चन है। गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर को नेता चुना गया था। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हो जाती है 1708 में, उसके बाद बंदा बहादुर को नेता चुन लिया जाता है। और बंदा बहादुर 1709 में समाना पर धावा किया था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। और बंदा बहादुर ने हिसार से राजस्व संग्रहित किया था।
यस, स्टेटमेंट ये भी सही है। और दिसंबर 1710 तक बंदा बहादुर ने संपूर्ण सरहद सरकार को हिसार सरकार को कुछ परगनों पर कब्जा कर लिया था। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। और बंदा बहादुर मुगलों द्वारा 1716 में मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। और 1716 में उसको पकड़कर दिल्ली ले आए थे, दिल्ली में आकर उसको शहीद कर दिया था। तो बंदा बहादुर से संबंधित ये स्टेटमेंट भी सही है। पांचों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन 4। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर फिर से हमने सही कथन देखना है। गृहपति पद का यथार्थ सामाजिक शब्दावली में आशय समृद्ध ग्रस्त है। बिल्कुल, ये तो सही है, क्योंकि गृहपति पद का जो यथार्थ सामाजिक शब्दावली में जो मतलब होता है वो ग्रस्त ही होता है। ठीक है। और ऑप्शन बी कहता है कि गृहपति की संपदा उसकी स्वामित्व वाली भूमि और धनी व्यापारियों के रूप में आती है। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। और व्यापारी के रूप में गृहपति द्वारा संपदा अर्जित करने की अवस्था में उसे सेठी गृहपति कहा जाता था। ये भी सही है। और ब्राह्मण गृहपति का वर्णन ब्राह्मण के रूप में मिलता है जिसे भूमि का दान प्राप्त हुआ हो। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। गृहपति सेना में सम्मिलित होते थे। देखिए, जो गृहपति हैं ये सेना में सम्मिलित नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। केवल ए बी सी डी सही है। 4 ए बी सी और डी, तो ये है ऑप्शन 4 में। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में पुस्तकें हैं और सूची 2 में उनके जो घटनाएं हैं जिनके ऊपर जो पुस्तकें लिखी गई हैं, यानी कि हर बुक में कुछ ना कुछ घटनाएं तो मेंशन कर रखी हैं। तो आप ऐसा कीजिए, जो बुक्स आपको मिलती है उस बुक का पहले विषय वस्तु पढ़िए, उसके साथ उसमें जो घटनाएं मेंशन कर रखी हैं एक पेज लगा लीजिए। उस पेज पे सारी बुक्स एक बार लिख लीजिए। यहाँ से जो जिसे आप क्वेश्चन बना रहा है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको मेन आइडिया सेंट्रल आइडिया पता चल गया तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है किताब फुतुलाल बुल्दान। इस किताब में अरबों द्वारा 712 ईस्वी में सिंध पर जो आक्रमण किया गया था ना, उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है। और तजुआत अल अमसरवा और तरियातुल्ला अमर, ये बुक थोड़ा सा नाम जरूर डिफ़िकल्ट लगते हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें जो अश्वों को भुने जौ, मक्खन और गाय का दूध देने की जो भारतीय प्रथा है उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है। तबकाते नासरी, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम तो बार बार आपके इतिहास पढ़ते समय आएगा। तबकाते नासरी में जो रजिया का महला होना दरबारी सरदारों द्वारा उसको सुल्तान के रूप में स्वीकार करने में जो अविरोध पैदा हुआ था उसके बारे में मेंशन किया गया है। और मरूजा अल जहाए, भारत के बलहारा राजा के रूप में महानता दी गई है। तो यहाँ पर हम कूट में जाके देखेंगे तो क्या आंसर होना चाहिए? ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ये है ऑप्शन 3 में। ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए कहता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप दाहिर की पराजय हुई थी। हाँ, यस, ये बिल्कुल सही है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। और तर्क क्या कहता है कि अल बावर्जी सिंध के खतरनाक समुद्री लुटेरे थे जो खलीफा की ओर जाने वाले जलपोतों को लूट लेते थे और वाइजों को दंडित करने में दाहिर असमर्थ था। हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। और इसमें यदि हम बिकॉज लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट इसका स्पष्टीकरण भी करती है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको आना चाहिए। शिवाजी महाउत्सव कब मनाया जाता है? देखिए, जो शिवाजी महाउत्सव है जो मनाया जाता है 1895 ईस्वी को, याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, जो गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु होती है 1915 को। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक की मांडले जेल से रिहाई कब हुई थी? 1914 को हुई थी, ये तो आसान था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1916 ईस्वी को। ठीक है। और मिलाइए इसको आप कोड में, देखिए क्या आंसर होना चाहिए। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ये है ऑप्शन 4 में। ठीक है, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर फिर से हमने सही कथन देखना है। स्टेटमेंट ए कहती है कि अरविंदो घोष ने न्यू लैप्स फॉर ओल्ड लिखी। यस, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि अरविंदो घोष की रचना है न्यू लैप्स फॉर ओल्ड। और न्यू लैप्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस का
से संपर्क ना होने के रूप में वर्णन किया गया है। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। और न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड में कांग्रेस को अराष्ट्रीय अननेशनल के रूप में चित्रित किया गया था। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। और डी स्टेटमेंट कहती है कि अरबिंदो घोष के विचार में कांग्रेस अतिशयवाद से मर रही थी। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। राणा डे ने एसेस इन यूरोपियन इकोनॉमिक्स, ये जो बुक है ना राणा डे एसेस इन यूरोपियन इकोनॉमिक्स, राणा डे ने नहीं लिखी है, राणा डे ने ये वाली बुक नहीं लिखी है। इस बुक के जो राइटर हैं ना एसेस इन द यूरोपियन इकोनॉमिक्स, वो है लुइस सोमीर, याद रखना, ठीक। तो ये राणा डे की बुक नहीं है। तो आंसर होना चाहिए ABCD, ABCD यहाँ पर ऑप्शन 1 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस निम्नलिखित राजवंश ने कोहिनूर हीरा को सर्वप्रथम एक मंदिर में प्रतिस्थापित किया था। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज द फर्स्ट टू इंस्टॉल द कोहिनूर डायमंड इन टेम्पल। तो ये किया था ऑप्शन डी, काकतीय वंश ने, ठीक है। आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स प्रोवाइड्स द बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक चंदेल वंश के जीवन चरित्र संबंधी विवरण प्रदान करता है। बाण है, विल्हण है, कलहण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ना तो चंदेलों के बारे में बाण ने लिखा कुछ, ना ही विल्हण ने लिखा कुछ, ना ही कलहण ने लिखा। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चंदेलों के बारे में इनमें से किसी भी राइटर ने नहीं लिखा है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में बुक्स हैं और सूची 2 में राइटर्स हैं। जल्दी मिलाइए फिर से इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुक्स और राइटर्स पे क्वेश्चन तो आते हैं, मैंने पहले ही आपको कहा 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। इनको आप अलग से लिख लो, अच्छा रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। मुगल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाली बुक किसने लिखी थी। देखिए, ये बुक लिखी थी श्री राम शर्मा ने, ठीक है। आप मेरे साथ मिलाते जाइए। द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, ये बुक लिखी थी RC माजूमदार ने। वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, ये बुक लिखी थी MS गोवलकर ने। देखिए ऑप्शन डी है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, इसकी रचना की थी राकेश सिन्हा ने। तो क्रोनोलॉजी में देखिए कोर्ट में आंसर क्या होना चाहिए, A का 2, B का 3, C का 1 और D का 4। ये है ऑप्शन 1 में, ठीक है, 1 इसका आंसर होना चाहिए। पोमाचरियम निम्नलिखित में से किस कथा का जैन रूपांतरण है। महाभारत का, बुद्ध चरितम का, दशरथ जातक का, या फिर रामायण का। देखिए जो पोमाचरियम ये है, ये कथा जैन रूपांतरण इसका आपको मिलेगा रामायण का, ठीक है। ये आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर हमने सही कथन देखना है। ऑप्शन ए है कि शक प्रशासन मोटे तौर पर ईरान के एक्मेनिड और सेल्यूड, ये एक्मेनिड और सेल्यूड प्रणाली जो ईरान में चलती थी, शक प्रशासन मोटे तौर पर इसके आधार पर ही चलता था, ये स्टेटमेंट सही है। और शक शासनकाल में राज्य प्रांतों में विभाजित था और प्रत्येक प्रांत एक सैन्य गवर्नर के अधीन होता था जिसे महाक्षत्रिय कहा जाता था, ये स्टेटमेंट भी सही है। एक अन्य अधिकारी पद था मेरिडाक, जो शक प्रशासन में एक निर्दिष्ट क्षेत्र का प्रभारी होता था, ये स्टेटमेंट भी सही है। और स्टेटमेंट डी कहती है कि शक शासन के कति पे ऐसे सिक्कों की ढलाई हुई थी जिन पर 2 शासकों के नाम थे। इसका अर्थ था कि राजा स्वयं को निचली हैसियत के शासक के संबंध करता था। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। और शक राजाओं ने सामंत जैसे निचले पद अपनाए थे, नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो केवल 4 स्टेटमेंट सही हैं, A, B, C और D। तो A, B, C और D यहाँ पर ऑप्शन 2 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। 84वां क्वेश्चन, सिंह सभा आंदोलन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, यस ये बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना जलंधर में हुई थी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि इसकी स्थापना अमृतसर में हुई थी, ठीक है, याद रखना, अमृतसर में इसकी स्थापना होती है। और इसकी योजना सिख समुदाय में आधुनिक शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी प्रबोधन के लाभ को प्राप्त करवाना था, ये स्टेटमेंट भी सही है। और डी स्टेटमेंट कहती है कि इसने ईसाई मिशनरियों और हिंदुओं के पुनरुत्थान जिसमें धर्म रूपांतरण की गतिविधियों का सामना किया था, यस ये स्टेटमेंट भी सही है। और इसने संपूर्ण पंजाब में खालसा स्कूलों और कॉलेजों का एक संजाल नेटवर्क बना दिया था, यस ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट सही हैं, A, C, D और E, A, C, D और E, ये है ऑप्शन 4 में,
ठीक है, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि बी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने लेजिस्लेटिव जो पावर दे दी गई थी वो कौन से अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस पालित धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं? तो ये देते हैं सुत्त निपात में। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से शिक्षा पर ध्यान हेतु वर्धा योजना स्कीम किन विचारों को प्रस्तुत करती है? हमने देखना है कि जो वर्धा स्कीम है ये एजुकेशन सिस्टम में किस प्रावधान को प्रमोट करती है। तो इसका सिंपल सा आंसर था जो ग्रामीण हस्तशिल्प में व्यावसायिक परीक्षण को शामिल करते हुए ग्रामीण बच्चों के लिए 7 वर्ष की बुनियादी शिक्षा देता था। ये जो प्रावधान था ये दिया गया था वर्धा योजना स्कीम के अंतर्गत। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में स्त्री शिक्षा के बारे में निम्नलिखित कथन किस यात्री ने दिया था? हन्नौर में मैंने 13 स्कूल लड़कियों और 23 स्कूल लड़कों के निर्देश के लिए देखें, ऐसी चीज़ मैंने इसके अलावा कहीं नहीं देखी। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? दक्षिण भारत में जो शिक्षा थी स्त्री शिक्षा के बारे में ये स्टेटमेंट दी थी इब्न बतूता ने। तो आंसर होगा यहाँ पर ए। ठीक है। हीनयान और महायान नामक 2 बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? देखिए, जो हीनयान और महायान नामक 2 बौद्ध संप्रदाय थे इनको मान्यता दी थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, जो जिसी ने बहुत इन डेप्थ जाके पूछा है। ये हैं उपकरण। सूची 1 में उपकरण है, सूची 2 में बुक्स हैं। अब हमने ये बताना है कि कौन से उपकरण का कौन सी बुक में वर्णन मिलता है आपको। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमने चयन करना है। देखिए, जो ढाल और धनुष है इसके बारे में मेंशन आपको मिलेगा मिफ्ताहुल फुजल में आपको। ठीक है, ऑप्शन 4 के साथ चाहिए। और तालिका यंत्र चक्र जो है ये आपको मिलेगा भविष्य पुराण में। और भांडमाला के साथ रहट का पहिया जो था ये आपको मिलेगा सीरत फिरोजशाही में। और रेत घड़ी का वर्णन आपको मिलेगा रौजात उस शफ़ा में। ठीक, अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखिए। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ये है ऑप्शन 2 में। ठीक है, 2 तो यहाँ पर आंसर हो गया सही। अब यहाँ पर नोट करिए क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है। मैं नोटिस करूँगा आपके कमेंट्स को। आपने ये जो 4 बुक्स हैं ना, रौजात उस शफ़ा, सीरत फिरोजशाही, भविष्य पुराण, मिफ्ताहुल फुजुल, इन चारों राइटर्स के नाम लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा बच्चा 90 क्वेश्चन तक जाके क्वेश्चन पेपर को देखता है उसके बाद जाकर नीचे कमेंट करता है। सर्च करिए थोड़ा सा, इन चारों बुक्स के राइटर्स के नाम लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ से क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी हम देखेंगे। क्या हम शतरंज की तरह अपने सिर को धरती में गाड़े रहेंगे और मराठी भाषा में उपलब्ध इस मूल समकालीन पाठ्य सामग्री को अनदेखा कर देंगे और अपने निष्कर्षों को दूरस्थ ब्रिटिश और डच व्यापारियों की कृतियाँ लेखों पर आधारित करेंगे जिनके व्यापार को शिवाजी द्वारा अपने स्वदेश की मुक्ति के लिए विद्रोह के माध्यम से अस्त व्यस्त कर दिया गया था, अथवा उन मुस्लिम वृत्तांतों पर आधारित करेंगे जिसके प्रत्येक वाक्य में हिंदू बगावत के प्रति विद्वेष भरा हुआ हो, और विंसेंट स्मिथ और उनके अनुगामी मराठा प्रशासन के बारे में जैसा कि यह उनके स्वदेश से मिलता है उसके विकृत प्रकार के विचार को प्रस्तुत किया है। विंसेंट स्मिथ शाखा स्कूल लेखन अभिधारणाओं को चुनौती देने और सही संदर्भों को प्रस्तुत करने का समय आ गया है। उपरोक्त अनुच्छेद को हमने पढ़ लिया है, अब हमें लगाने इसके आंसर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दुर्भावनापूर्ण तरीके से विचार दिया कि मराठे लुटेरों के स्तर से ऊपर उठने में विफल रहे? पैराग्राफ कौन कह रहा है? पैराग्राफ में विंसेंट स्मिथ बात कर रहे हैं ना, तो कितना आसान आंसर है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित गद्यांश के लेखक कौन है। तो विंसेंट स्मिथ के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसके लेखक जो हैं वो है आरसी मजूमदार।
ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अब ये देखना है कि मराठा इतिहास में वृत्तांत जो एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत का संगठन है, उसे इस रूप में जाना जाता है। अभी कौन से रूप में जाना जाता है? उसे बाखर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बाखर्स। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। पेशवा डायरियों और पेशवा दफ्तरों में चरणिकों द्वारा संपूरित मराठा, संपूर्ण होगा यहाँ पर, मराठा इतिहास के खातों का व्यापक स्तर पर किसके द्वारा उपयोग किया गया है? तो ये उपयोग किया था जीएस सरदेसाई और वार्ड ने। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा सेना के संगठन में परिवर्तन के बारे में देसी स्रोतों का व्यापक स्तर पर उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जादूना सरकार और AR कुलकर्णी के द्वारा। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अशोक से संबंधित फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन यूजीसी ने बहुत ज़्यादा अशोक के रिगार्डिंग घुमा फिरा करके पूछे। देखिए, कलिंग विजय पर जो ईश्वर के परम शिव को पश्चाताप हुआ, एक स्वतंत्र देश पर विजय प्राप्त करने के लिए लोगों की हत्या, मृत्यु और निर्वासन ईश्वर के परम प्रिय को अत्यंत पीड़ा देती है और उनके मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जो परम प्रिय के लिए अधिक और खेदजनक है वह यह कि जो वह निवास करते हैं, चाहे वह ब्राह्मण, श्रमिक अथवा अन्य संप्रदाय के लोग अथवा गृहस्थ, जो अपने शिक्षकों के प्रति आदर भाव और अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और अपने मित्रों, परिचितों, सहकर्मियों, संबंधियों, दासों और नौकरों के प्रति समर्पित भाव रखते हैं, वे सभी हिंसा, हत्या और अपने प्रियजनों के अलगाव का दंश झेलते हैं। आज यदि मारे गए विस्थापित लोगों का 10वां भाग भी कलिंग विजय से उसकी तरह से प्रभावित हुआ, तो यह ईश्वर के परम प्रिय के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। ईश्वर के परम प्रिय धम्म द्वारा प्राम विजय को सर्वश्रेष्ठ विजय मानते हैं। उपरोक्त अनुच्छेद हमने पढ़ लिया है, ये कलिंग विजय से संबंधित है और अशोक से संबंधित है। ठीक है, और इसमें देखना है अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अशोक ने सांस्कृतिक विजय के पक्ष में भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया। इन दोनों को क्या कहा जाता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों को कहा जाता है भेरी घोष और धम्म घोष। तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए ए। ठीक है, ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रमुख शिलालेख में अशोक ने धम्म का वर्णन किया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट अशोक का एलेबोरेटेड द धम्म। तो धर्म के बारे में, धम्म के बारे में अशोक ने वर्णन किया है अपने 11वें शिलालेख में। तो यहाँ पर है 11वां वृद्ध शिलालेख, यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग क्षेत्र किस प्रांत के अंतर्गत आता था? आसान क्वेश्चन है। जो कलिंग था उस समय जो तोसली एरिया था ना, तोसली क्षेत्र के अंतर्गत आता था। आंसर होगा ऑप्शन बी। अशोक ने अपनी व्यक्तिगत आस्था के रूप में बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, जिसका वर्णन उसने किस में किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था उसके बारे में उसने मेंशन किया था भाबरू बहराट, जो रॉक एडिक्ट था, भाबरू बहराट का शिलालेख जो था उसमें उसने मेंशन किया है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। मुझे उम्मीद है कि आप सबने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा और आप सभी मेहनत करते हैं। मेहनत का फल आपको ज़रूर मिले, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप 100 क्वेश्चन तक पहुँचें, इसका मतलब आपके अंदर कुछ आगे बढ़ने की इच्छा तो है। उपरोक्त वर्षित अशोक के कलिंग विजय से संबंधित अवतरण किस शिलालेख से संबंधित है? देखिए, जो अशोक की जो कलिंग विजय है उसका सिंपल सा आंसर है जो 13वां शिलालेख था, वृद्ध शिलालेख, जो 30th मेजर रॉक एडिक्ट था, उसमें उसने मेंशन किया था। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अब आप यहाँ तक आए हैं तो सबसे पहले आपका थैंक यू। आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखा। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, हम पहले बहुत रिसर्च करते हैं क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर, फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि कुछ स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनमें कुछ बुक्स में कुछ दे रखा है और कुछ में कुछ ऐसा आपको अलग जिसमें थोड़ी बहुत कॉन्ट्राडिक्शन मिले, तो आप उसका नीचे कमेंट सेक्शन में टाइम नोट करके और क्वेश्चन नंबर नोट करके नीचे मेंशन कीजिएगा, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें और दोबारा से फिर से उसके बारे में बात कर सकें।
मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। उसके लिए आप चैनल पर यदि आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक शेयर तो आप कर ही देते हो, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।